पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा हमेशा एक साथ साथ चलता है। हवाई जहाज टेक ऑफ नहीं होता, उन्होंने पहले ही अनाउंस कर देना है कि हमने हिंदुस्तान के 6 हवाई जहाज गिरा दिए। 71 में 65 में पाकिस्तान रेडियो यूज्ड टू बी नोन एज रेडियो जुटिस्तान। अब मेरे हाथ में एक विस्की का ग्लास था, आई वाज अबाउट टू टेक अ सिप, जब ये रेडियो पे आता है कि मेजर कुणाल वर्मा भी गोल हो गए, ऑलमोस्ट लाइक चोक्ड। ये क्या हो गया? फुल मार्क्स टू दी सीडीएस, जनरल अनिल चौहान। सीडीएस का काम क्या था? आपका पूरा सिस्टम इन्होंने इंटीग्रेट किया है, आपका जो एयर डिफेंस सिस्टम है इन्होंने इंटीग्रेट किया। अगर आप अब वही वाली ड्रामा शुरू कर दोगे कि हाजी इसमें एयरफोर्स का कितना रोल था, इसमें आर्मी का, आई डोंट थिंक इट्स इंपॉर्टेंट। एवरीबडी हैज फंक्शनड लाइक अ टीम। जैसे बड़े बड़े फेलियर्स हैं, तेजस कब से चालू हो रहा है? 80s में। तेजस इज नॉट अ फेलियर। नहीं, मैं कह रहा हूँ प्रोजेक्ट। नो, इट्स नॉट अ फेलियर, प्लीज। प्रेशर कुकर है, बलूचिस्तान में प्रॉब्लम्स है, सिंध में प्रॉब्लम्स है, पंजाब में प्रॉब्लम्स है, पीओके में प्रॉब्लम्स है, नॉर्दर्न एरियाज में प्रॉब्लम्स है। आप उनको तो थोड़ा कुक तो होने दो ना, आप उनकी सीटी क्यों उतार रहे हो? हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी ना तो चाइना है ना पाकिस्तान है। सर, ऑनलाइन काफी डिस्कशन हो रहा है ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर, और बहुत सारे ट्वीट्स मैंने देखे हैं जिसमें लोग बोल रहे हैं कि 2025 की जो मिलिट्री अचीवमेंट है वो 1965 और 1971 से भी ज़्यादा लोग बता रहे हैं, 1984 सियाचिन उससे भी ज़्यादा बड़ी अचीवमेंट बता रहे हैं, और 1999 कारगिल से भी कंपेयर किया जा रहा है कि 2025 में जो हमने अचीव किया 3 दिन में विदाउट एनी से मिलिट्री लॉसेस, तो उसको कंपेयर किया जा रहा है ये जो पास्ट हमारे अचीवमेंट्स रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। आप इस एनालिसिस को और आप इसको किस तरीके से देखते हो एज अ मिलिट्री हिस्टोरियन? मतलब आपको सब पता है, आपने बुक्स इतनी लिखी हैं, 62 पे लिखी है, 65 पे लिखी है, और कारगिल आपने कवर किया है, 71 की आपकी नॉलेज पर्सनली भी और वैसे भी बहुत ज़बरदस्त है। सियाचिन से तो आपका शुरुआत से ही बहुत गहरा नाता रहा, तो इसको आप किस तरीके से देखते हो? जी, सबसे पहले तो टू कंपेयर एनी कॉन्फ्लिक्ट इज परहैप्स नॉट करेक्ट। सबके डायनामिक्स अलग होते हैं, सबके हर एक चीज़ अलग होती है। पर जब आप कोई भी कॉन्फ्लिक्ट देखिए, चाहे 1947-48 हो जहाँ पहली बारी पाकिस्तान के साथ क्लैश हुआ था कश्मीर के ऊपर, चाहे 62 की लड़ाई हुई, चाहे 65 की लड़ाई हुई, यू जज बाय व्हाट वाज योर ऑब्जेक्टिव्स, हु अचीव्ड व्हाट, किसका क्या ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ, किसका नहीं हुआ। अब जैसे 65 की लड़ाई में पाकिस्तान ने बहुत हल्ला मचाया था कि ये स्टेलमेट हो गया, हम जीत गए, विक्ट्री डे, ये वो। क्या बात कर रहे हैं ये लोग? क्योंकि उनका तो सारा जो इचुगल कैनाल का जो ईस्टर्न एरिया था वो सब हमारे पास था। ये बात अलग है कि हम आगे नहीं गए, ठीक है ना। और उस पर जो भी थोड़ा बहुत टैंक बैटल्स वगैरह हुई थी उसमें थोड़ा स्टेलमेट हो गया था, जो मैंने अपनी किताब 1965 में भी कवर की है। लेकिन जब 65 की किताब में भी आई आर्ग्यूड एट द एंड कि हाउ डू यू जज, कि आप जज कैसे करते हैं कि कौन जीता कौन हारा, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। अब आप सिर्फ 65 की लड़ाई की बात करिए। 65 में जब ये पहली बारी जब इन्होंने छेड़खानी की थी, वो थी रन ऑफ कच्छ में। इनका ऑब्जेक्टिव वहाँ पे था टू टेस्ट अमेरिकन इक्विपमेंट जो इनको आइजनहावर ने दिया था 56 के बाद। पाकिस्तान को बहुत सारे टैंक्स वैंक्स, सेबर जेट्स, पैटर्न टैंक्स, और फ्रांस से डाफनीज भी आई हुई थी, सबरीज। तो ये इनका देवर इचिंग कि अब इसको किसी तरह से करे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने रन ऑफ कच्छ में पहला अटैक डाला कंजरकोट के आगे, वहाँ पे एक सीआरपीएफ पोस्ट पे अटैक किया, वहाँ पे लिमिटेड ऑपरेशंस हुए थे। लेकिन पाकिस्तान का जो प्रोपेगेंडा मशीनरी थी वो साथ साथ चल रही थी। उनकी लड़ाई दो लेवल्स पे होती है, किसी भी लड़ाई में आप देख लीजिए कि 2 लेवल्स पे होती है, जो एक्चुअली ग्राउंड पे हो रहा है और जो उनकी साइऑप्स या जो उनकी अलग से लड़ाई होती है वो अलग से चलती है, विच हैज़ वेरी लिटिल रिलेशनशिप कि एक्चुअली क्या हो रहा है। अगर आपको याद हो, शायद आप यू आर नॉट दैट विंटेज जैसे हम लोग हैं, हमारी तो दाढ़ियाँ वाड़ियाँ सफ़ेद हो गई है। 71 में 65 में पाकिस्तान रेडियो यूज्ड टू बी नोन एज झूठिस्तान, रेडियो झूठिस्तान। क्या झूठ नहीं ये बोलते थे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 95 में मैं इंडियन आर्मी की फिल्म बना रहा था, हिस्ट्री ऑफ द इंडियन आर्मी। हम पुंछ में शूट कर रहे थे, जहाँ पे अभी इन्होंने काफ़ी सिविलियन कैजुअलिटीज़ की है। अब पुंछ जो है वो एक बोल है, पाकिस्तान चारों तरफ से आपको घिर के रखा हुआ है वहाँ पे, तो दे हैव थोड़ा सा उनको एडवांटेज है, दे ऑब्जर्विंग एवरीथिंग।
बाय एंड लार्ज ये क्या करते थे, दे यूज्ड टू, ये कभी टाउन पे फायर नहीं करते थे जैसे इन्होंने इस टाइम किया है। इन्होंने जो 15-16 लोग मारे हैं, जिसमें दो तीन बच्चे भी हैं, ये तो बिल्कुल ही डिलिबरेट मर्डर है। उस टाइम तो ये हमेशा देवुड, जो पेरिफेरल एरिया है, तो जो लोग थे वहाँ से भाग के टाउन में आ जाते थे, वहाँ पे जनरली सेफ रहते थे। तो आई वॉज डूइंग, उस टाइम हम लोग फिल्म बना रहे थे ऑन द सीज ऑफ पुंछ। ब्रिगेडियर प्रीतम सिंह वॉज द कमांडर। ये वो एयरलिफ्ट हुआ था, पहली गन्स जब लैंड हुई थी, 25 पाउंडर्स आए थे जिसमें डिकोटास लेके आए थे। वो सब हम इनैक्टमेंट्स वगैरह कर रहे थे। डिकोटास तो नहीं उड़ा रहे थे हम, लेकिन हम जो ग्राउंड की जो शूटिंग कर रहे थे वो कर रहे थे। अब उसमें क्या होता है, ग्राउंड शूटिंग में भी यूज़ GC स्लैब्स को यूज़ करते हैं, एक्सप्लोजिव्स को, जो ट्रूप्स जा रहे हैं, धाड़ 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 ये सब हो रहा था। हमको 8 बजे के करीबन हमको मैसेज आ गया रेडियो पे कि ज़रा 45 मिनट के लिए आप लोग को एक्सप्लोजन वगैरह मत करना, क्योंकि एक हेलीकॉप्टर आ रहा है, जो लोकल MLA है पुंछ के, वो थोड़ा बीमार हो गए हैं, उनको इवैक्यूएट करना है। तो वो थोड़े ज़्यादा ही अटा-कटा थे, ऑलमोस्ट डबल माई साइज़। तो हमको जो मैसेज आया था इस टाइम से इस टाइम में, हम रुक गए। तो सारी एम्बुलेंसेस वगैरह आई, एक Mi-17 आया, वो उतरा, उनको एम्बुलेंस से निकाला, उनको डाला, उनको हार्ट अटैक या कुछ हुआ था, और हेलीकॉप्टर फिर टेक ऑफ हो गया। और हमने अपनी तमाशा करते रहे, ठाठ ठाठ हुटू करते रहे। अब शाम को हम मोती महल, वो जो है वहाँ के मोती बाग पैलेस, वहाँ पे हम खड़े हुए थे, अब बार में, अब हैविंग अ विस्की, थके हुए थे। शूटिंग इज़ अ वेरी टायरिंग बिजनेस। तो हम रेडियो ज्योतिस्तान को ऑन करके वहाँ पे वो चलने लगा। और इन्होंने, क्या हुआ था, हमको ये IB रिपोर्ट्स आ गई थी कि जितने भी हम एक्सप्लोजन्स कर रहे थे, जो हमारे साइड में स्लीपर सेल्स बैठे हुए थे, जो ठाठू करते रहते, वो क्लेम कर रहे थे कि हमने एक कलवर्ट उड़ा दिया, हमने एक स्कूल उड़ा दिया, देखो कितनी कैजुअलिटीज हो गई, देखो हेलीकॉप्टर भी आया, लेके ले गए लोग, ये वो, क्योंकि वो तो पहाड़ पे ऊपर बैठे हुए थे। तो ये हंसी आ रही थी, लेकिन ठीक है। अब मेरे हाथ में एक विस्की का ग्लास था, आई वॉज अबाउट टू टेक अ सिप, जब ये रेडियो पे आता है कि मेजर कुणाल वर्मा भी गोल हो गए। ऑलमोस्ट लाइक चोक्ड, ये क्या हो गया। तो मेरी डेथ भी इन्होंने अनाउंस कर दी। तो ये इनका जो, उनका जो ये साइऑप्स होता है ना, इनकी जो न्यूज़ होती है, और जो ये लगे रहते हैं, ये इनका हॉलमार्क था। तो 65 में जब इन्होंने जो कंजरकोट में जो आके किया, हमारी एक CRPF की जो एक टुकड़ी थी, इन्होंने इनको रोक दिया था। उसके बाद 1 महार वॉज देयर, 2-3 पैरा बटालियंस के, 3 पैरा, 2 पैरा, 2 पैरा तो नहीं थी, 3 और 4 पैरा या जो भी थी। उन्होंने फिर इनको पाकिस्तान आमर वामर लेके आए। एयरफोर्स ने भी उस टाइम वो क्या वैम्पायर्स में जाके उनकी फोटोग्राफ्स वगैरह लेके, क्योंकि अमेरिकन के साथ अग्रीमेंट थी, दे विल नॉट यूज आर्मर अगेंस्ट अस। हाँ, तो ये हर तो बारी फोटोग्राफ्स होती वगैरह है। ही आ गए। हाँ। पर पाकिस्तान ने इतना हवा मचाया कि हमने जी डेजर्ट हॉक ऑपरेशन में हमने इंडियंस के ये बुज़दिल हैं, ये साले सब उठ के भाग गए, ये वो, इतना प्रोपेगेंडा किया, दे स्टार्टेड बिलीविंग इट देमसेल्व्स। दैट इज, वो उसी के कारण ऑपरेशन गिब्राल्टर हुआ उसके बाद, ठीक है, जहां उन्होंने 12-13 कॉलम्स भेज दी। कोई कारगिल को गई एक कॉलम आपकी इधर को गई, ये ले तो नहीं गई कारगिल की तरफ, उधर से फिर वैली में 2-3 आ गई। फिर ये बहुत एक्सटेंसिव था और बहुत डेंजरस था, क्योंकि पूरा इन्वेजन कर दिया था, पूरा इन्वेजन कर दिया था। सांबा वाबा सब अटैक हो रहा था, जम्मू, नौशहरा, पुंछ, मीरपुर, ऑल दिस एरिया, रजौरी। सो इसका जब हुआ, और ये तो इन्होंने पहले ही डिक्लेयर कर दिया कि ये तो अब जीत गए, कि पूरी कश्मीरी पॉपुलेशन खड़ी हुई है हाथ खोल के कि आइए आप हमारे को बचाओ, ये वो। और वो नहीं हुआ, ठीक है। जनरल हरबख्श थे वेस्टर्न आर्मी कमांडर, वो बड़े हिज होल टैक्टिक्स, ही वाज वेरी एग्रेसिव। हमने पहले भी बात की है इसके बारे में। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जाके इनके पीछे हाजी पीर काट दिया, और जो गुरेज वैली है वो भी काट दी, किशन गंगा वाली। अब जितने भी ये कॉलम्स अंदर घुसे हुए थे, इंडियन राइटर्स यूज्ड टू से कि 30,000 या कुछ इनके आए थे, लेकिन मैंने किताब में आर्ग्यू किया कि इतने हो नहीं सकते, 8 या 12,000 के बीच में थे। पर वो भी बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, फुली आर्म्ड एंड इक्विप्ड। तो ये एक बारी उनकी पीठ कट जाती है ना, अब बंदे को पता है मैं घर नहीं जा सकता, उसकी आधी तो हवा वहीं निकल जाती है। फिर इन्होंने, पर इतना ज़्यादा वहाँ पे भी इन्होंने अपना वो कर दिया प्रोपेगेंडा, कि उसके विक्टिम बन के इन्होंने फिर ग्रैंड स्लैम किया। ग्रैंड स्लैम इनिशियली इनका काफ़ी सक्सेस हुआ था, जब छम पे इन्होंने आर्मर्ड अटैक किया क्रॉस दी IB,
नॉट अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल। इनिशियली तो दे केम, वो फिर 20 लांसर्स के टैंक्स और जो 3-4 पलटने थी वहाँ पे उन्होंने किसी तरह से, और फिर एयरफोर्स को अब लेके आए ये वो। पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा वो हमेशा एक साथ साथ चलता है। वो हवाई जहाज टेक ऑफ नहीं होता, उन्होंने पहले ही अनाउंस कर देना है कि हमने हिंदुस्तान के 6 हवाई जहाज गिरा दिए। इस बार भी ऐसा ही कुछ किसी ने क्लेम किया सर, एक वीडियो आया था कि मैंने तो पता नहीं कितने 15 हाँ 15 या कुछ, वो बड़े डेड फेस से बोल रहा है, मैं देखा है वो। हाँ। अब अब क्या, ठीक है, अब क्या होता है, जो वॉर ऑफ नैरेटिव्स होती है ना, उस इनको मालूम है कि ये जो होने वाला है, इसमें इस टाइम तो इनको मालूम था कि अटैक आने वाला है। अच्छा। पहलगाम के बाद लुक एट आवर स्टेटमेंट्स, एवरीथिंग। दो आई हैड एक्चुअली सजेस्टेड समथिंग क्वाइट डिफरेंट। मैंने संडे गार्डियन में 2 सजेशंस दी थी, 2 या 3। मैंने कहा था सबसे पहले, और दी सजेशंस आर इम्पोर्टेंट, सबसे पहले जो इनका जो आर्मी चीफ है, इसको इसने पहली बारी, ये हमेशा डिनाइबिलिटी यूज्ड टू बी द स्ट्रेंथ, कि हम तो है ही नहीं जी, कुछ भी हो जाए हमने तो नहीं किया जी, ये तो मुजाहिद नहीं। बाद में आप किताब लिख दो कि मैं कमांड कर रहा था, मैं ये कर रहा था, मैं वो कर रहा था, ये वो। तो उस मोमेंट में आप डिनाइबिलिटी फैक्टर, कारगिल में भी इन्होंने बोला था हम नहीं, बल्कि इन्होंने जानबूझ के टेप्स चलाते थे टू मेक इट लुक लाइक ये पुश्तू में बोल रहे हैं, ये इसमें बोल रहे हैं, ये तो ये मुजाहिद है। एक्चुअली दीज ऑल डिसेप्शन टैक्टिक्स। सो दीज फेलोज हैव बीन, डिनाइबिलिटी हैज बीन द की। इस टाइम इनका जो आर्मी चीफ था उसने जाके पहले ही बोल दिया कि कश्मीर जगुलर है, वी हैव टू रिवाइव दिस होल थिंग, हम तो जाएंगे उसके पीछे। और जब ये हुआ है तो मैंने अपने आर्टिकल में लिखा है कि पहली बारी डिनाइबिलिटी इज नॉट देयर, सो डिक्लेयर आसिम मुनीर एज अ वॉर क्रिमिनल, डिक्लेयर हिम एज अ वॉर क्रिमिनल, ऐसे भी जैसे अपना दाऊद इब्राहिम वगैरह थे, वी हैड अ प्राइस ऑन हिज, वी गॉट अ प्राइस ऑन हिज हेड। ये कहा जाएगा। दूसरा, कारगिल की लड़ाई जब हुई थी उस टाइम आई वाज मेकिंग द फिल्म, सो आई वाज प्रिवी टू व्हाट वाज गोइंग ऑन। द नेवल चीफ दैट टाइम वाज एडमिरल सुशील कुमार। आई रिमेंबर टॉकिंग टू हिम, ही सेड देखो जब फिल्म भी बन रही थी, ही सेड कि ये नेवी का भी एंगल लिया ना। तो मैंने कहा कि नेवी का इसमें क्या एंगल, कारगिल वॉर कारगिल वॉर में। बट एक्चुअली द नेवल एंगल वाज वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज जब ही टोल्ड मी, से देखो एयरफोर्स ऑलमोस्ट पैरिटी, 1:1, 1.1 to 1, बट वी ऑल्सो गॉट द चाइना फैक्टर। आर्मी ग्राउंड पे क्या कर सकते हो, हमेशा वो पोस्ट वही है, आपका 1:1 ही है। आपके रिजर्व ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन आप जो फाइटिंग एज है वो तो इक्वल है ना। नेवी में 1999 में वी हैड 8:1 इक्वेशन, अब तो बहुत ज़्यादा है, अब तो और भी ज़्यादा है। तो उन्होंने कहा, उन्होंने क्या किया, हमने क्या क्या रहा था, इंडिया ने क्या किया, हमने 1-2 सबमरीन उस एरिया में छोड़ दी, और वी लेट इंटरनेशनल, हमने नहीं कोई ब्लॉकेड अनाउंस किया, हमने चुपचाप बोल दिया देखिए आप जा रहे हैं कराची जाइए, लेकिन वी गॉट सबमरीन इन द एरिया एंड एनी मोमेंट हॉस्टिलिटीज कैन हैपन एंड वी माइट जस्ट सिंक यू। So whether he was flying a Colombian flag or a Peru flag or a Panama flag or whatever, a lot of the ships started to turn back. अच्छा. The moment that started to happen, or this is not more than 24 hours, mind you. जैसे ही ये हुआ, Nawaz Sharif ji was on the first flight to Washington DC, and he was sitting in Bill Clinton's lap pleading कि भाई ceasefire करा दो, क्योंकि उनका ऑयल कट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये इसकी वजह से वो गया था, उसी के वजह से दैट वाज द मेन रीजन व्हाई द अमेरिकन्स इमीडिएटली इंटरवीन्ड एंड देन दे टोल्ड पाकिस्तान दैट यू विल विड्रॉ ऑल योर चैप्स एटसेट्रा। फिर वो जुलाई के महीने में, आपको मालूम है, ये तो उठ के भागे हैं वहाँ से, क्योंकि इनको हुक्म आ गया कि आ जाइए, जल्दी आ जाओ यार, ये तो गड़बड़ हो गई है। तो मैंने यहाँ पे भी इस टाइम में जब ये पहलगाम का हुआ है, माई इमीडिएट सजेशन, इट्स देयर इन, यू कैन गूगल इट, it said hold a mirror to Pakistan is the title of that article in Sunday Guardian. I said declare this guy a war, इसको आप वॉर क्रिमिनल बना दीजिए, इसको डिक्लेयर कर दीजिए, और आप जहाँ नेवी को आप जाके बाहर कराची पे थोड़ा टाइट प्रेशर डाल दीजिए, और कुछ मत करिए। आप एयरफोर्स और नेवी को फुल अलर्ट पे ले आइए, ब्रिंग द प्रेशर ऑन दीज गाइज। एट द सेम टाइम टेल ऑल योर मीडिया चैनल्स टू शट अप। शट अप मतलब ब्लैकआउट नहीं, आप चित्रहार के गाने बनाइए। I mean, I'm sure people like Arnab Goswami would have a lot of hidden talent. They would have come up with, excellent playlists and all that. गाने बजाओ, उनको entertain करो. It will be like a pressure cooker. ये अपने आप इनको सड़ने दो, क्योंकि इनके बहुत सारे problems थे। लेकिन we had
ऑलरेडी सॉर्ट ऑफ कमिटेड ourselves. जो बालाकोट में हुआ था, उरी में हुआ था, हमने कहा था वी आर गोइंग टू गो आफ्टर यू. आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद दैट. व्हाट आई हैड सजेस्टेड वाज एन ऑल्टरनेट थिंग. वंस वी डिसाइडेड टू गो इन, हमने कहा कि हमने जाना है. जब हम अंदर आए हैं, पाकिस्तान का हैड ऑलरेडी प्लान कि देखिए वो भी तो बैठ के प्लानिंग कर रहे हैं ना, वॉर गेमिंग कर रहे हैं. तो उनको लग रहा था कि स्टेटमेंट्स हमारी साइड से बड़े क्लियर थे. प्राइम मिनिस्टर ने पहले ही बोल दिया था, आई हैव ऑलरेडी ऑथराइज द आर्मी, एयर फोर्स, नेवी टू डू व्हाट दे वांट. अब एक बार आपने ये बोल दिया है तो पब्लिकली, तो कुछ ना कुछ तो होना ही है ना. तो पाकिस्तान न्यू कि कुछ ना कुछ अटैक आने वाला है. दे हैड पहले से ही इन्होंने अपना पूरा प्लान बनाया हुआ था कि अगर इंडियन एयरफोर्स यूज होती है, क्योंकि बालाकोट का इनके पास एग्जाम्पल था, हम इमीडिएटली काउंटर करेंगे. हम बोलेंगे 5 हमने राइफल्स गिरा दिए, हमने ये कर दिया, वो कर दिया. और पहले से ही इन्होंने ये सारा फुटेज, जो पहले कोई कहीं का गिरा हुआ है, कहीं का गिरा हुआ है, उन्होंने वो सारा फुटेज इकट्ठा करना शुरू कर दिया. अच्छा, पहले से इट्स वेरी क्लियर. 15 मिनट बाद तो ये लाइन पे आ रहा है. और बाद में पता चल रहा है कोई रैकेज नहीं है, कुछ नहीं है. और इन एनी केस कोई भी हवाई जहाज आपका क्रॉस नहीं किया है. ठीक है, अगर पाकिस्तान का क्लेम है, जैसे उनके एयर मार्शल ने जाके ब्रीफिंग दी है कि हमने तो जी इनकी तबाही कर दी, हमने ग्लास मिरर ये वो हमने चाइनीज ये किया वो किया. इट इज़ ऑल नॉनसेंस. इट्स ऑल नॉनसेंस. अगर ये इलेक्ट्रॉनिक गेम्स खेल रहे थे, हम भी इलेक्ट्रॉनिक गेम्स खेल रहे थे. जो हमारे हवाई जहाज गए हैं, there were a lot of them were probably decoys. I'm not saying that I know exactly what happened, but there were a lot of our signals were also being emitted which were decoys, on which they fired. अगर इन्होंने हवाई जहाज गिराने शुरू कर दिए होते, अगर 2 हवाई जहाज भी गिरा दिए होते, they would have been pandemonium in the air, है ना. आपकी एक भी मिसाइल कौन लॉन्च करता, कहाँ जाके लगती, वो यू हैव सारे आपके टारगेट जो आपके कितने थे, 9 थे, 12 थे, 16 थे, जो भी थे, मदरसा वगैरह जो उड़ाए इन्होंने 9 थे. तो सारे पे आपकी डेड पिन पॉइंट एक्यूरेसी से योर मिसाइल्स हैव गॉन एंड हिट. बट इन्होंने ये नैरेटिव पहले से ही शुरू कर दिया. देखिए, और इसमें दे आर अदर एंगल्स. दे विल ऑलवेज, अभी तक इन्होंने अननेम्ड फ्रेंच ऑफिशियल हैज कंफर्म्ड राफेल वेंट डाउन. व्हाट रबिश आर दे टॉकिंग. नहीं, किसी को नहीं पता वो कौन है, ऑफिशियल है कौन का. देखिए, वेस्टर्न मीडिया भी डिवाइडेड है ना. अमेरिकन वांट टू मेक द यूरोपियंस लुक स्टूपिड. उनका वैसे ही टेंशन है, और वो बेसिकली आर्म्स डील्स में तो कोई किसी का दोस्त नहीं है. मेरे से बोलूँगा मेरे से वजह खरीदो. तो ये आपका पूरा ड्रामा चल रहा था. बट इन्होंने, पाकिस्तान ने एक चीज़ सक्सेसफुली कर ली, क्योंकि इनकी जो ये पूरी साइबर टीम रेडी थी. उनका बजट है भाई 600 करोड़ का इसके ऊपर. इन्होंने कहा कि इसको हम चला देंगे, it will become a China versus Chinese equipment versus French and American equipment, ये वो. So it becomes the whole narrative shifts. आपने किसको मारा, कौन से टेररिस्ट थे, क्या हुआ, who cares? वो तो फिर the game goes. We were slow to react to that. Not only हम slow ही नहीं थे, मेरे ख्याल से हमारे जो थोड़े चैनल्स हैं वो थोड़ा ज़्यादा ही बिल्कुल ही बसर्क हो गए. अगर आपको मालूम भी है, अगर आप बोल भी रहे हैं सही बात, कोई बात नहीं, पर आप ऐसे नहीं करना चाहिए. आपको थोड़ा बहुत धैर्य रखना चाहिए, बिकॉज आप अपनी गेम प्लान दे रहे हो. एक्चुअली इंफॉर्मेशन इज अ ह्यूज वेपन इन अ पर्सन्स हैंड. सो आई एम क्रिटिकल ऑफ द वे चैनल्स हैव गॉन बसर्क. ये कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया. बल्कि मैंने 6 तारीख को ट्वीट किया था. I've tweeted, I said, shut the F up. And I actually said, what are you guys doing here? उसके बाद मुझे 1-2 कॉल्स भी है, जैसे राजदीप के वो स्टूडियोज है कि आप आ जाओ. मैंने कहा, मैंने यार सबको कह रहा हूँ कि तुम मत करो, मैं कैसे आ सकता हूँ. पर 8 तारीख को जिस दिन वो ड्रोन्स का अटैक आया है, when they have come in a big way, मैं सो गया था, मैं कुल्लू में. एंड 12 बजे फ़ोन बजा उस पर, तो बरखा ने कहा आ जाओ, अभी अटैक हो रहा है, कैन यू कम ऑन लाइव. सो आई वाज विद हर फॉर अबाउट 45 मिनट्स. दैट्स द ओनली टाइम आई एक्चुअली केम इन, अदर देन राइटिंग माय कॉलम्स फॉर मैं 3 आर्टिकल लिखे थे, पर मैंने उसके आगे आई डिडंट वांट टू लेट द आर्मी, एयर फोर्स, नेवी डू इट जॉब. या हम हिस्टोरियंस हैं ना, हम तो बाद में आएंगे. तो इसका 4 घंटे का वो सेशन था, वो मोजो का, उसमें टाइम स्टैम्प भी है. उसमें एट वन पॉइंट बरखा हाशमी जलंधर पे आ रहे थे, जलंधर नहीं है अपना जम्मू पे आ रहे थे, अटैक पे अटैक.
She was in Jammu or wherever she was. So she asked me, she says, what do you think is going to happen? तो मैंने कहा देखो हमारे पास 48 आवर्स का विंडो है. ये 48 अभी इन्होंने हमारे ऊपर ये सारे ड्रोन्स चलाएं. अभी इंडियन एयरफोर्स विल retaliate. We will take out targets. What we take out, how we take out, I think they will be precision targets. हमारी तरफ से हम इसको escalate नहीं करेंगे क्योंकि हमको civilian casualties will not be acceptable to the Indians. Now this is something, ये 65 की लड़ाई में भी इंटरेस्टिंग है, 71 की लड़ाई में भी इंटरेस्टिंग है. जब हमारे कैनबरास वो ओवरहेड कराची, we could have bombed the daylights out of the city. We never did. एक कैनबरा तो बिल्कुल हार्बर पे एक शिप को टारगेट किया हुआ था. दे वर अबाउट टू रिलीज द बॉम्ब्स व्हेन दे रियलाइज कि ये सिविलियन शिप है. दे डिडंट फायर. सो शास्त्री वाज वेरी क्लियर. पाकिस्तान कहता ना कि हमारा ऑब्जेक्टिव था लाहौर, हमारा ऑब्जेक्टिव था सियालकोट. एक्चुअली द ऑब्जेक्टिव वाज नॉट टू गेट इनटू द सिटी एंड स्टार्ट किलिंग पीपल. आवर वॉर हैज नेवर बीन विद द पाकिस्तानी पीपल. आवर वॉर हैज बीन विद द पाकिस्तानी आर्मी. एंड दे दैट हॉरिबल थिंग कॉल्ड द ISI. वो तो हमारे साथ कब से गेम्स खेल रहे हैं. पर ये जो हमारा साइबर वॉर है ना, इसमें हम थोड़े रिएक्टिव हैं, अभी भी रिएक्टिव है. और इनको पाकिस्तान हैज प्लेड इट्स कार्ड्स वेरी वेल. सो मैंने बरखा को बोला हमारे पास 48 आवर्स का विंडो है. हाउ कैन यू से सो? आई सेड आई एम टेलिंग यू 48 नहीं होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 72 घंटे का हो जाएगा. लेकिन दे विल बी इंटरवेंशन, वी विल बी टोल्ड टू स्टॉप इट. राइट नाउ वी बी, हमको सब वर्ल्ड इज लुकिंग द अदर वे. तुमको अपने टारगेट्स निकाल लो. वही हुआ 48 आवर्स एग्जैक्टली. उसके बाद बात खत्म हो गई. तो मतलब अगले दिन सवेरे फोन आता है, पता नहीं कौन था, कहता मैं होम मिनिस्ट्री से बोल रहा हूँ. और उसके टोन से लग रहा था कि उसने ब्राउन जूते पहने हुए और खाकी जुराबें पहनी हुई. कहता है कि वर्मा साहब आपने कल बोला था ये 48 आवर्स, आपको कैसे मालूम था? तो मैंने कहा भैया थोड़ा नहीं मालूम था, लेकिन आप, उसकी टोन से ऐसे लग रहा था एज इफ आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. सो इट वाज वेरी फनी. सो एनीवे, सो यू नो हिस्टोरिकली दे हैव ऑलवेज फॉलोड अ पैटर्न एंड दिस टाइम आल्सो इन्होंने वही किया है. नहीं, अब मेरा ये है कि चलो उन्होंने तो वॉर गेम करके उन्होंने एक्सपेक्ट कर लिया कि भाई अब हम बॉम्ब होंगे और हमारी एक कोस्ट है, राइट. हमने इनके 26 लोगों को, सिविलियंस को मार दिया, ये हमारे एयर बेसिस को मार देंगे और 2-3 दिन के बाद हम. इन्होंने आपको बहुत प्रोवोक किया है. इन्होंने जो आर्टिलरी फायर शुरू किया है, फॉरगेट अबाउट द ड्रोन्स. बिल्कुल इन्होंने सिविलियंस को मारा है. पुंछ में मैंने अभी पहले बोला था ना कि क्या हुआ पुंछ में दे चेंज द डायरेक्शन ऑफ फायर. पहले ये हमेशा आउटस्कर्ट्स पे फायर करते थे, लोग उठ के आके सिटी में आ जाते. जैसे फायरिंग शुरू हुई सारे लोग सिटी में भागे. इन्होंने सिटी पे फायर किया है. इन्होंने बच्चे मारे. तो वो जो 26 लोग जो पहलगाम में मरे और जो 14 या 15 या 16 लोग 19 लोग जो पुंछ में मरे, these are all the blood of these people is on that Pakistani chief's hands. तो अब मेरे को ये बताइए कि फिर हमारा क्या इसमें ऑब्जेक्टिव था रोकने का? मतलब अगर 1, 2, 3, 4 दिन और ये चलता तो उनकी तो पूरी एयरफोर्स को की कैपेसिटी देखो, आपने उनकी एयरफोर्स को पैसे पैरालाइज कर दिया. योर ब्रह्मोस मिसाइल्स. No, there are two things which have happened which are very important. एक is very important. What has happened? जब इन्होंने ये drones भेजे हैं, these drones may not have been very high tech, whatever. ये high tech तो हैं, लेकिन ये they're not at the, let's say in A category, they may be B category, whatever. They may not be carrying that kind of lethal weapons. One thing that demonstrated itself beautifully, ये इंडिया का जो एयर डिफेंस यूनिट्स है, AD is a new thing. I mean, पहले सब आर्टिलरी के अंडर होता था. Air defense has come of age. Not a single bloody thing got through. एक दो इधर उधर अगर गए हैं तो इन्होंने जाने दिए हैं, क्योंकि इनको पता चल गया था कि इसकी ट्रेजेक्ट्री ऐसी है कि वो वहाँ जा रहा है. जो इन्होंने एक मिसाइल चलाई है सिरसाबा में, वो इट गॉट शॉट डाउन. दैट वाज अ सबसोनिक मिसाइल व्हिच इज गोइंग एट अबाउट 5 Mach और व्हाटएवर. उसको भी आपने गिरा दिया. व्हाट हैज शॉक्ड द वर्ल्ड, शॉक तो नहीं, व्हाट हैज कम एज अ जोल्ट, कि मोस्ट ऑफ दीज सिस्टम्स बाय इंटीग्रेटिंग AI with a lot of the even your 60-70 guns, which go back to the 1970 war, उनको भी आपने AI के साथ इंटीग्रेट करके you have actually shot these guys down. And your air defense system is mainly, to a great extent, you may have S-400 हैं आपके पास, रशिया की है, लेकिन the bulk of your stuff which has been put into place and your entire air defense system is actually indigenous. Of course, everybody has known that India has been working on various things, on missiles, on this and that. But जब वो demonstration में आई है,
ये आपको अब ये वेस्ट को काफ़ी झटका, दे हैव सडनली रियलाइज कि अरे बाबा ये तो किसी दे आर एट अ सर्टन पॉइंट ऑफ डेवलपमेंट. नाउ अगेन, if with your permission, I will go back to give you one example. 1999 में मैंने एक फिल्म बनाई थी नेवी के लिए called Self Reliance Through Indigenization. That is the time when INS Delhi, INS Mysore, all these things were happening. And I saw for myself the amount of work which is happening. Mascot docks, Garden Reach, ships building, submarines were being built. Navy बहुत ही एडवांस थी. Navy सेल्फ रिलायंस में 1999 की बात कर रहा हूँ मैं. एयरफोर्स इतना ज़्यादा नहीं था. आर्मी, BHEL, DRDO, ये हम लोग सब DRDO को थोड़ा मजाक उड़ाते थे, इन्होंने करा क्या, लेकिन काम बहुत हो रहा था. 2005 में ये वाली फिल्म तो मैंने 1999 में बनाई. आई गॉट अ वेरी गुड आइडिया एंड आई रियलाइज कि जो नेवी है ना, ये इस चीज़ में बहुत, दे पुटिंग अ लॉट ऑफ द एग्स इनटू द नेवल दिस थिंग. अपनी एयर डिफेंस शिप जो कोचिन शिपयार्ड में बन रही है, ये हो रहा है, डबल हल, ये वो बहुत काम हुआ है. इंटरेस्टिंग. सो आपका जो ये वाला आइडिया था आर्टिकल में जो आपने लिखा पहलगाम के बाद, ये आपका जो कॉन्फिडेंस 1999 के बाद जो आया, बिकॉज आई सीन फॉर माई सेल्फ व्हाट्स हैपनिंग ऑन द एयरफोर्स साइड. 2005 या 2003 मुझे ये नहीं याद आ रहा. आई मेड दिस फिल्म कॉल्ड विंग्स ऑफ द फ्यूचर, जब LCA की फर्स्ट फ्लाइट्स हो रही थी, तेजस. So Air Marshal Philip Rajkumar was the chairman of ADA, Aeronautical Development Agency, which was a part of HAL, which was working on the entire design of the aircrafts. Okay. Now, what I'm telling you is something which should actually, even now gives me goosebumps. Now, Philip Rajkumar, after he became the chairman after कौन? पहले कोटा हरिहरन थे, फिर उसके बाद अब्दुल कलाम थे, उसके बाद Philip थे. Philip was a serving air marshal who was sent there as a director of ADA. He was a test pilot or all that. The first flight happened, everything happened, all kinds of things happened. I had the privilege of also flying with the LCA. In fact, the LCA was being flown by Air Chief Marshal, that time Group Captain Baduria. And I was chasing him in a Mirage and all that. It was बड़ा मजा आया था उस टाइम. Now, उस टाइम ये सब हाईटेक चीज़ें हो रही है, ग्लास कॉकपिट ये हो रहा है, ये आपकी ये कॉम्पोजिट एयरक्राफ्ट, ये वो रेडार पे सिग्नल्स, और जिसमें हम मार खा रहे थे वो अपना कावेरी इंजन था, जिसमें हम ट्रेडिशनली वी बीन इन ट्रबल. बट व्हाट वाज हैपनिंग अक्रॉस अ वेरी वाइड स्पेक्ट्रम. सारा सबजाज भी बन रहा था NAL के ऊपर, वो भी, उसमें भी आई मेड अ स्मॉल फिल्म. सो आई हैड अ विंडो इनटू व्हाट वाज गोइंग ऑन. नाउ फिलिप राजकुमार वन ऑफ द मोस्ट डिलाइटफुल पीपल यू विल एवर मीट. ये टेस्ट पायलट है एंड ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर. भावस का मतलब है भारतीय वायुसेना है. शाम को बोलेंगे लेट्स हैव अ ECB, एक्सट्रीमली चिल्ड बियर. वो बड़े खुश मजा. तो एक दिन मुझे आई वाज वेरी वेरी फॉन्ड ऑफ हिम एंड वी हैड फ्लोन अ लॉट टुगेदर व्हेन, जब हम एयरफोर्स की फिल्म बना रहे थे. तो एक दिन फिलिप कहते हैं, कम, आई वांट टू शो यू समथिंग. आई विल शो यू द रियल स्ट्रेंथ ऑफ व्हाट दिस कंट्री इज. मैं सोचा ले जाएंगे कहीं, कोई मिसाइल दिखाना है, कुछ है. तो जाके गाड़ी में बैठ गए हम दोनों, और वहाँ जाके बस स्टैंड के पास जाके उन्होंने गाड़ी रोक दी. खाली था बस स्टैंड, कोई नहीं था वहाँ पे. दिस इज नाउ वॉच, बस शेल्टर, नथिंग. वन गर्ल कम्स, बैग लेके, उसमें आधा वो फोल्डेड अम्ब्रेला, उसका टिफिन बॉक्स वो दिख रहा था, फोल्डेड अम्ब्रेला. वो आके बैठी बेंच पे. 1 मिनट बाद एक बस आई, दरवाज़ा खुला, बैठ गई, चली. फिलिप से नाउ सी, और मुझे नाम याद नहीं है, और मुझे थोड़ा बहुत आई मे बी अ लिटिल मिक्स्ड अप. इसका नाम है पद्मावती और रेवती, समथिंग लाइक दैट. एंड ही सेज शी हैज डिजाइंड द मिशन कंट्रोल बॉक्स of the Sukhoi 30. We bought the Sukhoi 30. That is the time they were getting inducted. She said, ADA has designed the box. हमने इसको वापस रशिया और यूक्रेन को भेज दिया. But this is the level. She is the one who has made the mission control box. He said the lady had a baby. She took 2 weeks maternity leave. Handed over a child to her mother and is back at work.
She comes at 9, she leaves at 5. Not one day leave. Completely dedicated to her work. He said what she's earning in rupees, NASA has offered her that, or Boeing has offered her, I don't remember I may be slightly wrong on technically, has offered her the same salary in US dollars multiplied by 10. ये नहीं जाएगी. And he said there are hundreds and thousands of Revatis and Padmavatis and Srinivasans and Balwinders and various people, Gosais from Assam, this, that, सब जगह ये काम चल रहा है और इसका इम्पैक्ट आपको 20 या 25 साल में आएगा. I couldn't help thinking about it जब ये सारे ड्रोन्स वगैरह आ रहे थे and we were shooting them out of the sky. Because it has been a lot of work here. Many chiefs, many services, everybody has contributed. And आज Tejas, जो उनके तेजस पे guys who have flown with the Tejas. I haven't flown in the Tejas, but I've flown with it. We chased it in a Mirage. A fantastic aircraft यार. वो तो रेडार पे दिखाई नहीं देता. मतलब ये फेलियर्स जो हैं, जैसे बड़े बड़े फेलियर्स हैं, तेजस कब से चालू हो रहा है? 80s में. Tejas is not a failure. नहीं, मैं कह रहा हूँ प्रोजेक्ट. No, it's not a failure. Please don't say something you don't understand. But every aircraft design thing is a 25-year, 30-year project. Rafale has taken 30 years here to develop. क्या बात कर रहे हो आप? उसका एनवेलप और तेजस के जो टेलीमीटर हर एक सॉटी में आप एनवेलप थोड़ा ट्विक करके बढ़ाते रहते हो ना, उसमें जो हमारे जो राफेल और ये जो यूरोफाइटर और ये इन चीज़ों में जो डिग्री ऑफ बग्स थे, bugs were far less. When people say ना अरे ये तो 15 साल लेट चल रहा है, 20 साल लेट चल रहा है, ये चल रहा है, वो एयरक्राफ्ट जो आज तैयार है मतलब वो तो जबरदस्त है, लेकिन ये बात है कि बार बार क्योंकि चेंजेस किए गए उसकी वजह से डिले होता गया, या इतनी सरकारें आई, किसी ने फोकस किया, किसी ने नहीं किया. हमने we haven't ordered enough aircraft, we have not given it उसको थोड़ा और exactly करते. वही मैं कह रहा हूँ. But that is not that is a system failure. But of system failure of the government for not having given enough money and having bought it. वो ठीक है, बट मैं कह रहा हूँ जनरली तो वही है. एट द एंड ऑफ द डे क्या है कि आज आपने कैपेबिलिटी तो डेवलप कर ली है ना. यू कैन मेक द तेजस. अब सरकार के ऊपर है कि आपको 5 हवाई जहाज चाहिए कि आपको 40 चाहिए. अब उसमें भी आप देखो ना, कावेरी इंजन हमारा वो हो गया, उसकी वजह से हमको अब जीई पे निर्भर होना पड़ रहा है. स्टोरी अलग है. Now again, it is interesting. क्योंकि आज फंड कावेरी इंजन ट्रेंड कर रहा है ट्विटर पे और लोग अब बोल रहे हैं. अब हो रहा है. अब इसकी भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है. गो बैक टू 1960s when the Marut was developed. Again HAL develops the Marut. Okay. हमने ये जो हवाई जहाज बनाया है, इसकी कैपेबिलिटी थी टू गो टू 2 Mach, twice the speed of sound. It's a different story कि it never actually went beyond 1 Mach. The Americans and the Soviet Union at that time got a shock of their lives when this aircraft was designed. इनको लगा कि यार ये क्या हो गया. हमारे पास इंजन नहीं था, लेकिन तो हमारी एक कमेटी गई यूएस जनरल इलेक्ट्रिक के पास, जीई के पास. जीई ने कहा कि हम आपको अगर आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट नॉमेनक्लेचर की 404 था, 104 था, जो भी था, उन्होंने कहा हम आपको 1 नहीं देंगे, हम आपको 4 दे देते हैं. तो हमारी कमेटी बड़ी खुश हो गई कि हम तो गए थे 1, उन्होंने हमको 4 दे दिया. गए थे एक भैंस लेने के लिए, उससे बछड़ा भी दे दिया साथ. बट एक्चुअली दैट इट वाज वेरी केयरफुली थॉट आउट. दैट इंजन वाज ओवरपावर्ड. So Marut started to have a problem on takeoff. Very often it would flip into the ground and started crashing. अब प्रेस पे इंजीनियर करके बोल दिया कि फ्लाइंग कॉफिन्स. 71 वॉर में एक मारुत का स्क्वाड्रन या 2 मारुत के स्क्वाड्रन ऑपरेशनल थे. उसके बाद इन्होंने हवाई जहाज को स्क्रैप कर दिया. Now, here's another interesting thing which happened. Now, this has been told to me by one of the leading test pilots and one of the most people in the country. He told me कि क्या हुआ उस टाइम कि Air Force gave the French Air Force और ये French company जो मिराजेस बनाती है, Dassault, they gave them permission to come and film the a static filming of the Marut. अच्छा. अब स्टैटिक फिल्मिंग आई ऑल्सो डन है. हम तो एयर टू एयर करते थे, पर स्टैटिक में कितना टाइम लगता है आपको? 15 मिनट भी नहीं लगते. हवाई जहाज खड़ा है, इधर से एक शॉट लिया, इधर से लिया, मिसाइल दिखा दी, उसमें इट नॉट टेक मोर देन 2 minutes एक्चुअली. बट बिकॉज शो शा कर रहा है थोड़ा बहुत, तो ये एंगल लेना बोला, तो 15 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा खींचोगे, उससे ज़्यादा क्या करोगे? द फ्रेंच टुक 1 week. एक हफ्ता. हर एक स्क्रू, हर एक नेट उसके रेडी रेफरेंस लगा के
ये इसके थ्रेड्स हैं, ये है, उन्होंने पूरे हवाई जहाज का इन्होंने ये किया है। ये जो मारुत का डिज़ाइन है, इट इज़ द सेम डिज़ाइन एज योर मिराज। जैसे डेल्टा विंग तो है ही, तो ये मिराज का वो जो है ना, जो एंड देन व्हाट हैपेंस, द एंटायर डेटाबेस ऑफ द मारुत डिसअपियर्स फ्रॉम HAL। मैंने हमेशा बोला है, इन फोर्ट्रेस इंडिया द गेट्स ऑफ इंडिया हैव ऑलवेज बीन ओपन फ्रॉम विद इन। ये सारा डेटाबेस गायब हो गया। एयरक्राफ्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट इज लाइक रनिंग ऑन अ ट्रेडमिल, वो भागते रहना पड़ता है। अब आप पूरा का पूरा ट्रेडमिल ही हटा दिया, यू हैव टू गो बैक टू स्क्रैच व्हेन वी स्टार्टेड विद द LCA। बट द फ्रेंच नाउ सेल अस द मिराज 2000, and if you really look at a top angle of the Marut and you look at the Mirage 2000, there's a lot of similarity. Okay, maybe some people may argue with me and say, "नहीं, you don't know what the hell you're saying." नहीं, conspiracy नहीं है, this is a fact. Now, नहीं, मैं कह रहा हूँ कि कुछ लोग बोलेंगे कि ये conspiracy। अब हमने जब तेजस बनाया है, फ्रेंच ने हमको एक्यूज किया कि तुमने हमारा मिराज कॉपी कर लिया, क्योंकि हमारे पास विंड टनल्स थे, हमारे गवर्नमेंट, the तेजस is a fantastic aircraft. Yeah, absolutely. And उसके बहुत सारे वेरिएंट्स बने हैं। The naval variant, the variant which will operate from aircraft carriers. In fact, the Navy ने बहुत इसको support किया है इस प्रोजेक्ट को। Navy indigenization के लिए they were far more open-minded than the other two services initially. लेकिन अब उन्होंने भी ये रफाल वाली डील कर ली। देखिए, there are different platforms. Each one has a different thing. Rafale on its own is meaningless. When you are deploying, your main strength today is actually the Sukhoi 30. उसकी कोई बात नहीं करता, क्योंकि ये वेस्टर्न मीडिया इतना ज़्यादा वो हाइप करती है, क्योंकि रशिया की बात ही नहीं करनी वहाँ का जो है। The Sukhoi 30 is your main strength. Is still the best fighter in many ways on either side of the Suez Canal. Rafale and all have their own thing, and they act as force multipliers because of their, the ability to control and do all kinds of things. Your fleet of Mirages, of Tejas का तो अभी कोई जिक्र ही नहीं है, and Sukhois and this that, each aircraft plays a different role. तो मतलब आपके हिसाब से अगर मारुत के साथ ये सब ना हुआ होता तो हम तेजस का भी और आज बहुत ही एडवांस वर्जन हम देख रहे होते हैं। अरे we should have been, when I remember in 2000 I went to HAL. उस टाइम में वो ग्रुप फीचर्स एडिटर था, ये स्वागत मैगजीन इंडियन एयरलाइंस की। तो हमको वहाँ के जो MD थे, अब उनका नाम नहीं याद आ रहा, बड़े प्राउडली मुझे ले गए, ओके देखो कुणाल, हम बोइंग के दरवाजे बना रहे हैं, एयरबस के दरवाजे बना रहे हैं। मैं कहा सर आपको शर्म आनी चाहिए, हमको तो एयरबस बनानी चाहिए ना। अच्छा, अब ये कावेरी इंजन की बात आ जाइए आप वापस। ये GTRE का सबसे बड़ा फेलियर रहा है। दे मेड ग्रेट गैस टर्बाइन्स एंड ऑल फॉर शिप्स एंड ऑल दैट, बट हवाई जहाज का ये नहीं बना पाए। एंड एक्चुअली कावेरी का जो इनिशियल ट्रायल्स वगैरह हुए थे, वो आग वाग लग गई थी, वो हाई ऑल्टीट्यूड टेस्ट वगैरह फेल हो गए। लेकिन अगेन कावेरी में वी हैड एक्चुअली डन अ लॉट ऑफ वर्क। इसमें इंडियन मिडिल क्लास मोरालिटी मार खा गई, क्योंकि जो प्रोजेक्ट के जो बॉस थे वो he had gone for a massage or something, प्रेस ने पकड़ लिया कि जी आप मसाज के लिए गए हो, तो उनको उन्होंने गवर्नमेंट ने हटा दिया या कुछ। आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड, बट आई रिमेंबर रीडिंग अबाउट इट एंड सेइंग कि ये क्या बकवास है। बट यू सी नाउ टुडे वी आर नाउ that aircraft engine is still our Achilles heel. Yeah, मतलब उसी की वजह से तो तेजस इंडक्ट नहीं हो पा रहे हैं अभी भी, आप देखो। So we have to get it going. और अभी मतलब आपको आज भी डर है कि अगर यूएस के साथ ये हो गया तो फिर से रुक जाएगा डिलीवरीज। यूएस का तो अब तो ये जिक्र ही ना करो, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। बट एनीवे मतलब हम क्योंकि एयरफोर्स की भी बात कर रहे हैं, और एक बात ये भी बोली जा रही है कि ऑपरेशन सिंदूर में पहली बार सरकार ने एयरफोर्स को खुली छूट दी। See, another thing which has actually also come into play, and people are still not talking about it, but I think this will become a very major subject. ये जो थिएटर कमांड वगैरह की बात हो रही है और ये इंटीग्रेटेड कमांड की बात हो रही है, what has really come out for me as an layman and an observer watching from the side, the CDS, the integrated command structures, it has functioned beautifully. Whether it's the Air Force hitting, whether it's the Navy hitting, whether it is the Army hitting, you have 3 options today. You can fire from any platform you want, and you got multiple platforms. ये किस को रोकेंगे? It doesn't matter कि the BrahMos हमने सुखोई से मारी है, because that same BrahMos can be fired by an army unit, it can be fired by a ship. जैसे पहले हमने क्या देखा, 99 में एयरफोर्स का बिल्कुल साइड रोल था, नेवी का आपने बताया अभी कि एक अच्छा रोल था, बट
प्राइमरी बैटल जो लड़ी सोल्जर्स जो आर्मी के थे वो गए, उसी तरीके से हर युद्ध में होता है कहीं ना कहीं आईएएफ को एक बैक सीट पे कि जो हमारी कैपेसिटी थी उसको भी यूज नहीं किया। 62 की बात की हमने, 65 में भी पहली बार शायद इतना, बट इतना फ्रीडम आईएएफ को ये किस तरीके से देख रहे हो आप? इंटीग्रेटेड कमांड उसी का एक पहली बार ही आप, दिस वाज द बिगेस्ट फेलिंग इन 65। इन 71 टू सम एक्सटेंट इट वाज एड्रेस्ड, क्योंकि बोथ पीसी लाल, Manekshaw and the naval chief that time, Nanda, had a very good personal equation, and there was a lot of inter-service coordination in 71. But this time, that was on a personal level. This time, what has happened? Kargil also, Air Force, Army, there was a lot of problems. I'm telling you, I was there. I've seen it. Air Force was, Air Force का the biggest gripe थी Army, उनके हमेशा ये कहते हैं कि ये अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ, हमारे यहाँ मर रहे हैं, हमारे को हेलीकॉप्टर्स नहीं मिले। वो एयरफोर्स कहती जब तक उसको क्लियर नहीं करोगे, आई विल नॉट रिस्क मोर कैजुअलिटीज, आई विल गो इन। आर्मी एविएशन वाले कभी कभी आ जाते, ऑलवेज विल कम बिकॉज दे आर फ्रॉम द सेम दिस थिंग। द एयरफोर्स इज ऑलवेज बिलीव्ड इन इंटरडिक्शन कि वी विल हिट द टारगेट्स बिहाइंड द थिंग, उनके ब्रिजेस उड़ा देंगे, उनके कॉन्वॉयज उड़ा देंगे, उनकी एमिनेशन नहीं आने देंगे। इट्स अ डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट, ओके। बट जब लड़ाई हो रही होती है, आई बीन पार्ट ऑफ अटैक्स यार ड्यूरिंग कारगिल। At that time, जब आप जा रहे हो, गोलाबारी हो रही है, धाड़ धाड़, things are exploding around you. As an Indian, you want the whole of India का जितना भी रिसोर्स है उस पहाड़ पे आओ, मेरी जान बचाओ। फायर फायर फायर, यू कॉलिंग फायर फायर, बट फायर फायर हो नहीं रहा है क्योंकि आप देख रहे हो मिराजे जा रहे हैं पर वो उधर बॉम्ब कर रहे हैं। तो इसमें ये जो है ना, दिस हैज ऑलवेज बीन अ स्लाइट प्रॉब्लम। वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट जॉइंटमैनशिप, वी बीन टॉकिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स, लेकिन इन्होंने जो अब किया है, जो इन्होंने किया है, and I think full marks to the CDS, General Anil Chauhan. I have actually interacted with him two or three times in the last few days, in the last few months. I found him to be a very sober, down-to-earth, not at all flashy individual. इनसे तो बात करो तो आपको 2 मिनट में इतना जो कॉन्फिडेंस आता है ना कि ये एंड CDS का काम क्या था, आपका पूरा सिस्टम इन्होंने इंटीग्रेट किया है। आपका जो एयर डिफेंस सिस्टम है इन्होंने इंटीग्रेट किया है। ये जो आपका आर्मी एयरफोर्स, हर एक चीज को इन्होंने इंटीग्रेट किया है। व्हाट आर दे कॉलिंग इट, दैट समथिंग एरो या समथिंग तीर, यू नो, द आकाश तीर, वेरी फैंटास्टिक। उसमें अगर आप अब वही वाली ड्रामा शुरू कर दोगे कि हाँ जी इसमें एयरफोर्स का कितना रोल था, इसमें आर्मी का, आई डोंट थिंक इट्स इंपॉर्टेंट। एवरीबडी हैज फंक्शनड लाइक अ टीम। पहली बारी फोर्ट्रेस इंडिया का आपने एक्चुअल फोर्ट्रेस डिफेंस देखा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट किया है, इंटीग्रेटेड। एंड व्हाई ये हुआ क्यों है? क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज बीन यूज्ड वेरी 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 वेल बाय अस। आपके जितने भी पुराने सिस्टम से वो भी सडनली पोटेंट हो गए। पहले आप बिना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की थोड़ा सा प्रॉब्लम होती थी ना। नाउ एवरीथिंग इज बीइंग, देयर आर लॉट्स ऑफ वर्क, देयर सो मेनी रेवतीज एंड पद्मावतीज बिहाइंड दिस होल थिंग, इट इज नॉट फनी। इसरो, हैट्स ऑफ टू दीज गाइज यार, इन्होंने तो क्या क्या कर चुके हैं ये लोग। DRDO, एवरीवन। नो, ये बोल दिया मैंने, लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि अभी जो लेवल पे हैं हम, वो 10 में 4 पे। अब ये इसमें पता है बात आ जाती है सिस्टम फेलियर की, जो आपने मतलब चाहे आप ये वाला तेजस वाला प्रोजेक्ट ले लीजिए या चाहे कावेरी इंजन का ले लीजिए, ये सिस्टम के फेलियर है। लेकिन इंडिविजुअल जो आप कह रहे हो, रेवतीज, पद्मावतीज, ये ही इसी की वजह से तो देश चल रहा है। No, see, Simply on brilliance of मैं ये कह रहा individuals. हूँ कि आपका इंडिजिनाइजेशन, ये सब, ये अभी हमारी जो कैपेबिलिटी है, what we can do and जो हम हमारी, we've got it right in front of your nose यार। We should be, अगर 10 is your objective, we are today at 3 or 4. We are still far from it. I hope कि जो अभी हुआ है, ये 4 दिन की जो ये so called युद्ध हुआ है, it opens the eyes. क्योंकि हमको एक चीज़ समझ लेना चाहिए इसमें। आपने देख लीजिए अमेरिका का क्या रिएक्शन हुआ है, पूरे दुनिया का क्या रिएक्शन हुआ है। आप करते रहो, आप कमिटीज भेजते रहो, यू कीप विनिंग ओवर वॉट एवर, वो दैट इज़ अ सेपरेट थिंग। बट एक चीज़ आप समझ लीजिए, आपको अगर फोर्ट्रेस इंडिया को सर्वाइव करना है तो आपके हाथ में एक बहुत बड़ा डंडा चाहिए, और वो डंडा आपका मेड इन इंडिया होना चाहिए, और एवरी कंपोनेंट ऑफ इट शुड बी मेड इन इंडिया। विदाउट दैट बिग स्टिक यू आर डेड। और आपके चारों तरफ दुश्मन भरे हुए। आपको थोड़ी सी वीकनेस दिखाई, आप देखो क्या होता है। क्योंकि सर फोर्ट्रेस इंडिया की बात की, और ये हमने 2019 में एक कमी जो मैंने नोटिस की थी, और शायद आपने भी की हो,
कि जिस तरीके से साइओप्स हुए थे, इस बार भी हुआ पाकिस्तान की तरफ से, बट 2019 में बहुत ज़्यादा हुआ था और हमारे लोग बैकफुट पे आ रहे थे सोशल मीडिया पे। बट इस बार ये चेंज देखने को मिला है। इस बार लोग ये कह रहे थे कि जैसे पिछली बार अभिनंदन के साथ हुआ, वो वहाँ पे गिर गया उसका प्लेन और उसके बाद फिर ये डिमांड उठने लगी कि ब्रिंग बैक पायलट। इस बार लोग रेडी थे कि देयर विल बी लॉसेस एंड वो एक्सेप्टेबल है। तो ये एक बहुत ही माइंडसेट का भी चेंज था। आपने अभिनंदन का जिक्र किया है क्योंकि पाकिस्तान ने इसका भी बहुत हवा बजाया था कि हमने कोई F-16D शूट हुआ ये वो। आई हैव नोन अभिनंदन व्हेन ही वाज 11 years old। अच्छा। हाँ, मैं उस टाइम सॉल्ट ऑफ द अर्थ फिल्म बना रहा था, सो हम उजाड़ गए थे। हिज फादर हु लेटर बिकेम ए मार्शल वर्तमान, he was a very good friend of mine and in fact he was with us पूरे फिल्मिंग में ये हमारे साथ थे। बहुत ही बढ़िया आदमी वो, बल्कि ईस्टर्न CNC रिटायर हुए थे वहाँ से शिलोंग से एज ईस्टर्न एयर कमांड के चीफ, उनके फादर। तो उस टाइम वो वर्तमान एयर मार्शल नहीं थे, उस टाइम विंग कमांडर थे। एंड उनकी बीवी वो UN में उनका काम चलता रहता था, सो शी वॉज नॉट देयर। तो अभिनंदन 11 साल का था और या 12 साल का था और उसकी बहन थी। तो हम पहुंचे वहाँ पे, हमारे पास काफ़ी बड़ा क्रू था, मेरे अपने N-32s वगैरह से मेरे साथ। ये वो ओझार वो जहाँ पे HAL का पूरा टेस्टिंग वेस्टिंग होता है, वहाँ पे रनवे पे ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी दिखाई देते थे, तो वो वेरी गुड फन। सो वर्तमान ने कहा कि विंग कमांडर वर्तमान ने कहा कि आज डिनर मेरे घर में करेंगे। तो हमने कहा आपकी बीवी नहीं है यहाँ पे, आप काय को इसमें पढ़ रहे हैं, ये मेरे बच्चे हैं। और अभिनंदन टुक चार्ज एंड हिज सिस्टर टुक चार्ज एंड दे प्रोड्यूस्ड अ लवली डिनर। मजा आ गया। 12 साल के बच्चे, 12 साल के बच्चे ने कर लिया। फिर मैं इसको कब मिला, जब मैं NDA की फिल्म बना रहा था, स्टैंडर्ड बेयरर्स। ये गुरुजी उस टाइम फर्स्ट टाइमर थे। तो जॉनसन चैको बटालियन कमांडर था, ये एयरफोर्स कैडेट था। तो मैंने कहा वर्तमान का वर्ता सन है, हाँ है, तो उसको बुलाओ। तो आया फर्स्ट टाइमर, आके खड़ा हो गया। तो अपने बटालियन कमांडर के सामने तो कुछ नहीं बोल सकता। तो जब मैं बाहर आया तो मुझे कहता सर आई हैव अ रिक्वेस्ट। तो मैंने कहा ठीक है। मैं लेक पैलेस में मैं वहाँ पे ठहरा हुआ था। मैंने कहा आई कम एंड सी यू देयर, आई हैव वन रिक्वेस्ट। तो आई वाज थिंकिंग यार क्या रिक्वेस्ट हो सकती है फर्स्ट टाइमर की, कहीं गलती से कोई सिगरेट विगरेट ना मांग ले, आई बी इन अ कॉन्ट्री। तो ये आया तो कहता है कि और फर्स्ट टाइमर को यू नो हाउ इट इज NDA में। तो आके कहता है कि सर मुझे ना 1 घंटे के लिए अपने आपके बिस्तर में मैं सो सकता हूँ क्या? इतना बेचारा थका हुआ था। तो कहता है विद हिज बूट्स एवरीथिंग, वहीं जाके एंड ही सेज सर मेरे को एट 1 minute to 4 o'clock प्लीज वेक मी अप, so otherwise I had it. So 1 minute to 3:59 I shook him, he jumped out of bed and he ran away. So I've known him at that level. Now जब वर्तमान का ये जो हुआ है, अभिनंदन का जो ये हुआ है इंसिडेंट, the initial reports which came even before they identified Abhinav, social media में I've seen it myself, they have reported 2 parachutes और एक पैराशूट ऑरेंज वाइट एंड ग्रीन था जो F-16 का है। उस पायलट को इन्होंने मार दिया। किन्होंने? पाकिस्तानियों ने। दोनों हवाई जहाज पाकिस्तान में गिरे ना। तो उन्होंने सोचा ये ऑरेंज वाइट एंड ग्रीन पैराशूट, वो वैसे भी ही वाज क्वाइट बैडली बर्न्ड आई बिलीव। उसको दी मिसाइल का इजेक्ट तो कर गया था बट वो जला हुआ था। उसको इन्होंने दे किल्ड। अभिनंदन को भी मार देते अगर वो फौज नहीं पहुंचती उनके टाइम पे। बट वेदर वी शॉट एन F-16 और नो, उसका भी इन्होंने पूरा वो नैरेटिव बना दिया। हमारे पास सारा उसका इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स है, ये है वो है, दैट द एयरक्राफ्ट हैज गॉन डाउन, फिजिकल ह्यूमन इंट हैज कंफर्म्ड दैट इट हैज हैपेंड। आई आस्क्ड एयर मार्शल वर्तमान वंस, आई सेड सर ये इतना कंट्रोवर्सी क्यों बना रहे हैं? ही सेड यू नो हाउ दे आर। अब उसको वो तो बनाते रहेंगे कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। अमेरिकन विल ऑल्सो से वो तो एक रिप्लेसमेंट हवाई जहाज भी चुपचाप पकड़ा देंगे कि देख लीजिए गिन लीजिए ये वो, बिकॉज इट इज़ ऑल रिलेटेड। सब कुछ आर्म्स रिलेटेड है, सब कुछ सेल्स रिलेटेड है, हर एक चीज़ रिलेटेड है। सो ये गेम बहुत बड़ी है। एंड इंडिया का सबसे बड़ा लेसन इस वाली जो लड़ाई में हुआ है मेरे हिसाब से तो मीडिया रिलेटेड टू द मीडिया। एक आप मीडिया पे किसी तरफ से आपको इसमें लगाम रखना बहुत ज़रूरी है। दे आर डूइंग अपनी तरफ से दे थिंक दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, पाकिस्तान को धमकी दे के डरा रहे हैं ये वो, बट यू आर मेकिंग अ फूल ऑफ योरसेल्फ। सी सबसे बड़ी चीज़ तो होती है फॉग ऑफ वॉर। नोबडी नोज व्हाट द हेल इज हैपनिंग। ये पिछले 4 दिन में हुआ है, इसकी कहानी भी हमारे को 20 साल बाद असली पता चलेगा कि एग्जैक्टली कहाँ स्ट्राइक्स हुई है, क्या हुआ है, कैसे हुआ है, व्हाट वाज द एक्चुअल डैमेज। बिकॉज अभी तो प्रोपेगेंडा चलता रहेगा। आपको अभी तक गलवान में क्या हुआ, इधर क्या हुआ,
आपको जेनरिक आइडिया है लेकिन आपको एग्जैक्ट आइडिया नहीं है. पीपल आर नाउ टॉकिंग, पीपल आर, द स्टोरी इज कमिंग आउट थोड़ी थोड़ी इधर बिट्स एंड पीसेस में. ये जो पहले मिलिट्री हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से 62, 65 उसके चैलेंजेस अलग थे. उसके चैलेंजेस ये थे कि कई सालों तक किसी ने कुछ नहीं किया. अब उसको अब जब हम लोग जब चैप्स लाइक मी, जब हम इंटरेस्टेड हो गए 62 की 1962, द वॉर दैट वाज रिटन इन 2016, 38 plus 16, it was written 54 years after the event. 65 की लड़ाई 2021 में निकली है, द वेस्टर्न सनराइज. सो वहाँ पे भी 35 और 21 56 साल बाद मैं लिख रहा हूँ. तो कई बारी क्या होता है, अब जब आप लोगों से भी बात करते हैं, आप ये करते हैं, उनकी भी मेमोरीज बड़ी फॉग्ड हो जाती है. जो बंदा वहाँ पे था लड़ाई में पहले तो शायद कुछ और बोल रहा हो, जैसे ही वो थोड़ा एज में जाता है, ही रिमेंबर्स हिज रोल. कोई झूठ नहीं बोलता, लेकिन सच सब बोल रहे हैं, लेकिन उसका परसेप्शन बदल जाता है. सो एज अ मिलिट्री हिस्टोरियन वी हैड डिफरेंट चैलेंजेस दैट. कारगिल ऑल्सो, द वॉर वी नो कि क्या हुआ कैसे हुआ, क्योंकि हम थे वहाँ पे. लेकिन जो बाद में इंटेलिजेंस फेलियर की बात शुरू हो गई, ये हो गया, इसके जो पावर स्ट्रगल्स हैं, ये चीज़ें चलती रहेंगी. मिलिट्री हिस्ट्री हैज़ ऑलवेज बीन अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग ना एट वन लेवल. आप एज ए मिलिट्री हिस्टोरियन व्हाट कैन यू डू यार? यू कैन ट्राई एंड बी एज, जितना आप एक्यूरेट हो सकते हो आप हो सकते हो. कैसे हो सकते हो? आप ग्राउंड पे जाइए, आप देखिए, ठीक है, अगर कंजोर ये रान ऑफ कच्छ है या कंजोर कोट है, वो इधर से पाकिस्तानी आए, कहाँ पे आए, यहाँ पे स्वम्प है, ये है, वो देन यू ड्रॉ योर ओन कंक्लूजन. लोगों से बात करो, उसे पूछो क्या हुआ. लेकिन अगर किसी की, उनको भी फिर बड़ा बुरा लगता है, अरे मैंने आपसे 8 घंटे की बात की, मैंने ये बोला, पर आपने तो मेरे को सिर्फ 2 लाइनों में उड़ा दिया, तो वो आपका जो वो बोलता है कि क्या किया तुमने, पर वो अपनी कहानी बता रहा है, उसका परसेप्शन अलग है. तो आपको फिर वो ओवरव्यू लेना पड़ता है. यू हैव टू थोड़ा सा एरियल व्यू लेना पड़ता है कि हुआ क्या. अगर टैंक्स इधर से आए तो ये इधर बॉक डाउन हुआ, तो ये हुआ, इनका टैक्टिक्स क्या थे, इनका रैपिड, ये दीज काइंड ऑफ थिंग्स. आपको पता है कि इनका रेट ऑफ फायर सेंचुरियंस का ये था, पैटर्न्स का ये था, ये इधर फंस गए थे. तो जो ये क्लेम है हैज टू बी, इट इज लाइकली टू बी करेक्ट अनलेस इट इज वेरी बैड गनरी, बट उनकी गनरी वाज वेरी गुड. सो यू चेक दीज थिंग्स कि उनके जो उस टाइम के रिकॉर्ड्स थे, हाउ व्हाट वाज द रेट ऑफ फायर, हाउ फास्ट कुड दे हैव डन व्हाट दे आर सेइंग. दिस इज वेयर द रिसर्च कम्स इन. एयर फोर्स सेज वी ड्रॉप सो मेनी टन्स. तो सबसे पहले तो आप चेक करिए कि हवाई जहाज का कैरिंग कैपेसिटी क्या था. वो कहते हैं कि जी हम डेकोटा लेके गए, हमने इतने आदमी उठाए एक दिन में. एक डेकोटा में 15 आदमी जाते थे विद द पर्सनल पैक एक्सेट्रा. सो दीज आर थिंग्स विच कम विद लिटिल बिट ऑफ स्टडी एंड एक्सपीरियंस. सो देन यू पूरी कहानी को आप लिंक करिए. अब ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में जहाँ बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स हो रही हैं, जब पायलट को खुद नहीं मालूम कि क्या हो रहा है, अब इसकी कहानी कैसे, अब और दूसरी साइड लगी हुई है कुछ और बोलने में, आपके बदले कुछ भी बोल रहे हो. इंडिया के अंदर ही 50 लोग उसको क्वेश्चन करने के लिए बैठे कि हमको प्रूफ दिखाइए. बट डू यू थिंक कि कभी भी अगर हम मतलब ऐसी तरीके की चीजें होती रहेंगी जहां पे मान लीजिए पॉलिटिकल लीडरशिप भी 10 बार सोचती है कि भाई इन्वेजन होगा तो पता नहीं कितने सैकड़ों सैनिक मरने के, अगर एक मिसाइल पड़ गई तो कितने सैनिक मर सकते हैं, जब आप ये एस्पेक्ट लेके आते हो और आप एयर बैटल करते हो तो आप फिर टारगेटेड करते हो, अपना एयर डिफेंस है और उनको मारो, तो आपकी कैजुअलिटीज कम भी दिखती हैं और एक तरीके से प्रेशर नहीं बनता है जल्दी. लेकिन जब आप इन्वेजन करते हो तो बहुत प्रेशर बन सकता है क्योंकि बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा सोल्जर्स की डेथ हो सकती है. तो क्या आपको लगता है कि कभी इस नियर फ्यूचर में कम से कम जो पीओके लेने की बात हो रही है या कुछ स्ट्रेटेजिक एरियाज है, हाजी पीर है, स्कार्दू है, इस टाइप के जो एरियाज लेने की बात हो रही है इन्वेजन के थ्रू, क्या वो पॉसिबिलिटी अब आपको कम दिख रही है या फिर मतलब ऐसा कुछ कभी होगा? आपने यू स्टार्टेड दिस सेशन टुडे, आप कंपैरिजन कर रहे थे 47-48 तो आपने नहीं बोला, लेकिन 65-71 कारगिल, ये सब. एक चीज़ जो 2025 की बैटल हुई है, इसमें आपके 26 लोग पहलगाम में मारे गए हैं, 19 लोग यहाँ मारे गए हैं, 45, और आपकी आज आर्मी और बीएसएफ की कैजुअलिटीज मिला के मेरे ख्याल से 5 या 6 हैं. आगे 50 लोग मारे गए हैं, जिसमें से 26 तो सिविलियन कैजुअलिटीज हुई है. इन रियल टर्म्स, टू हैव फॉट अ 4-day war, a decisive one from your objectives point of view, and not to have had casualties is actually, this is the shocker. This is the real, not shocker in the, it's a pleasant shocker, क्योंकि
इवन दीज 50 लाइव्स हैव बीन रियली ट्रेजिक, बट ये आप कंपेयर करिए 62 की लड़ाई जिसमें हमारे 4000 आदमी मारे गए हैं, उसमें जो नामकाचू पे फाइटिंग हुई है, बुमला में फाइटिंग हुई है, वलोंग में फाइटिंग हुई है, और रिजांगला और एक दो जगह में, ये 2 दिन की फाइटिंग हुई है, 3 दिन की फाइटिंग हुई है, सेला पे फाइटिंग हुई है, 3 days ऑफ फाइटिंग। और उस टाइम के इक्विपमेंट में जो भी है, और 4,000 हमारी कैजुअलिटीज हैं। चाइना की उनकी ऑफिशियल डेड इज 786, विच इज ऑल्सो वेरी गुड, which not very good in the very good, what I mean is that मतलब it they speaks very admitted highly, इतना तो ज्यादा it ही होगा। speaks very highly, नहीं, not necessary, it speaks very highly for the Indian troops who actually fought the initial battle. Whereas आपकी कारगिल में 500 casualties हुई है 50 दिन में यार। So you see the casualty numbers are also going down. Earlier World War I, people used to die in 20,000 dead, 30,000 dead in one day. World War II, different kinds of casualties, heavy, but not to the scale of World War I. World War I में जो हुआ, World War II में उसमें भी थोड़ा इंडिविजुअल बैटल में कम हो गया। उसके बाद जो लड़ाइयाँ हुई हैं, so that means your defensive capabilities and your protection thing is going up. It is improving. What 2025 has done has actually shown you very minimal casualties. अभी हम तो फिंगर टिप्स पे गिन रहे हैं यार 50, कहाँ पे 4 दिन में हजारों में चली जाती थी। सो वॉरफेयर हैज चेंज्ड कंप्लीटली, हैज कंप्लीटली। तो ये इन्वेजन वाला अब थोड़ा मुश्किल लग रहा है, पीओके वाले जो पार्ट्स मैंने क्वेश्चन पूछा था। ये पीओके का, ये थोड़ा मेरे को लगता है पीओके हमारे पास अपने आप ही आ जाएगा। दैट इज द वे यू वांट इट। आपको फिजिकली जाके उसको कैप्चर करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे जब ये पाकिस्तान के साथ अभी जब लड़ाई हुई है, जो मैंने इनिशियली बोला था, इनको अपने आप वो प्रेशर कुकर है। वहाँ पे आपके बलूचिस्तान में प्रॉब्लम्स है, सिंध में प्रॉब्लम्स है, पंजाब में प्रॉब्लम्स है, पीओके में प्रॉब्लम्स है, नॉर्दर्न एरियाज में प्रॉब्लम्स है। आप उनको तो थोड़ा कुक तो होने दो ना। आप उनकी सीटी क्यों उतार रहे हो, उनके जो गैस निकालने दे रहे हो। पीओके वगैरह, इफ इट कम्स बैक टू इंडिया, विच आई थिंक विल हैपन मे बी इन द नेक्स्ट 5-6 years फॉर डिफरेंट रीजंस, वो अपने आप आएगा। Then you don't have a hostile lot coming to you which you are bringing under the barrel of a gun and liberating. People are also important. And उसमें you have all kinds of issues here. हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी अरियांत, ना तो चाइना है, ना पाकिस्तान है, ना कुछ और है। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम from the perspective of Fortress India is India. Is that 2.5 में जो हाफ का जो एलिमेंट है, दिस इज द क्रिटिकल पार्ट। और अनलेस वी एड्रेस दिस, यू विल, आपका बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है। आज की डेट पे आपके पास कोई प्रॉब्लम होता है, आप पुलिस के पास जाने से घबराते हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं करना, वो उल्टा आपके ऊपर पड़ जाएगी। अगर दूसरे बंदे के पास ज़्यादा पैसा है, वो आपके ऊपर चढ़ जाएंगे। आपकी जो जुडिशरी है वो इतनी ज़्यादा रेड टेप पे बन गई है, इतने ज़्यादा केसेस हैं, इतने ज़्यादा वो है कि इट इज़ इन मेनी वेज इनइफेक्टिव। जस्टिस डिलेड, क्या वो कहते हैं ना, इज फाइनल जस्टिस, बट जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। प्रोसेस आपको मार देता है। प्रोसेस इज द पनिशमेंट। एग्जैक्टली, हम दोनों भुगत रहे हैं इसके ऊपर। आप जो पिछला वेलम्स के ऊपर जो हुआ है, उस पर उन्होंने हमारे ऊपर, आप लोगों के ऊपर इन्होंने मिसाइल चलाए हुए हैं। अब आपकी भी इंडिजनाइजेशन डिफेंस टैक्टिक्स आएंगी इसके ऊपर। और आप लोगों का तो वैसे भी आई डोंट थिंक वो एडमिसिबल है, क्योंकि आप लोगों का तो स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट था। एनीवे, देखते हैं क्या होता है वहाँ पे। पर वहाँ पे भी उनका साई ऑफ चल रहा है। हमारा अभी देखते हैं कहाँ जाएंगे। बट ये दिखाता है कि मतलब अगर आपके पास पैसा है, पावर है, तो आप मतलब आपको लग रहा है कि कोई इस तरीके से पावरलेस है तो उसको दबा दो। वही तो हो रहा है। और मतलब ये तो वही वाली बात हो गई कि भाई फिर तो मत्स्य न्याय हो गया। ये तो देखिए, बिग फिश ईट्स द स्मॉल फिश। एंड द पॉइंट इज, जब तक ये करप्शन चलती रहेगी, हर एक चीज़ में आप प्राइस टैग लगा के बैठे हुए हैं। आप एक रजिस्ट्री करने जाइए, आपको पैसे भरने पड़ रहे हैं, आपको ये कर रहे हैं, ये पुलिस से कुछ करना है, पैसे भरो, इस पे पैसे भरो, इस पे पैसे। इस किस्म की जब तक ये करप्शन चलती रहेगी इस कंट्री में, आपके दरवाजे हमेशा अंदर से खुलते रहेंगे। बहुत लोग हैं जो यू नो दैट उनको ओवरऑल पिक्चर ही नहीं मालूम। मतलब लगती रहती है, कभी पंजाब में इधर उसे उड़ जाता है, कभी मणिपुर में चल रहा था, अभी कभी साउथ में लैंग्वेज वाला डिवाइड आ जाएगा। दैट्स व्हाई आई कीप टॉकिंग। मैं अभी कहता रहता हूँ फॉर्ट्रेस इंडिया, क्योंकि फॉर्ट्रेस इंडिया में जो त्रिपुरा में कुछ होता है तो वो कश्मीर को भी उतना ही इम्पैक्ट होना चाहिए। जैसे हम इंटीग्रेटेड कमांड्स की बात कर रहे हैं, वी हैव टू स्टार्ट लुकिंग एट नेशनल सिक्योरिटी आल्सो एज इंटीग्रेटेड। सेम वही कहानी है ना। गुजरात में कुछ हो रहा है,
जो बंदा कश्मीर में बैठा हुआ है वो क्या, वो या केरला में बैठा है, बोलता व्हाट्स गॉट टू डू विद मी, नो इट्स गॉट एवरीथिंग टू डू विद यू, क्योंकि वो आपको कहीं भी मार सकता है आज, एंड इट इज लाइक अ पिन प्रिक, या ठक 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 ठक, और यू हैव टू, और उसके ऊपर आपको बैठना पड़ेगा. आई थिंक द पॉलिटिकल पार्टीज, वन थिंग विच इज हैपेंड अंडर मोदी जी इज दैट हमने अपना इंटेंट तो दिखा दिया है कि हमसे कोई पंगा लेगा भी हम आपके पास हम आएंगे ज़रूर, हम आपको छोड़ेंगे नहीं. दैट इज़ बीन अ वेरी, सबसे बड़ा चेंज तो ये है, क्योंकि पहले जो भी आता था थप्पड़ लगा के चला जाता था, हम कहते थे ठीक है भैया, दूसरी गाल ये है, इस पे ना मारो. पर ये अब बहुत, ये जो इंडिया का इंटेंट, पर ये भी डबल एज वेपन है, इसको भी आपको बड़ी केयरफुली करना पड़ेगा. अब आप, यू कैन नॉट गो इन, आपने जाके बोल दिया है कि नेक्स्ट टेररिस्ट अटैक विल बी सीन एज एक्ट ऑफ वॉर, यू आर ओपनिंग योर सेल्फ अप. ना मैं अगेन वही बात होगी ना जो मैं मीडिया के बारे में कह रहा हूँ, आप चुप रहिए, अनप्रेडिक्टेबल, आप चुप रहिए. जब दूसरे बंदे को नहीं पता कि आप करने क्या वाले हो, वो सस्पेंस उसको ज्यादा मारेगा यार. बिल्कुल. नहीं सर, वंडरफुल डिस्कशन, और बहुत अच्छा लगा. और मेरी तो आपसे रिक्वेस्ट रहती है कि हमने 62 के ऊपर जो डिस्कशन किया था, 62 की लड़ाई के ऊपर, 65 के ऊपर किया है, सियाचिन पे कभी करेंगे, बहुत जल्दी करेंगे. लेकिन मेरी रिक्वेस्ट थी कि 71 और 99, क्योंकि आपने बहुत, आप क्लोजली एसोसिएटेड रहे हो, उस पर भी किताब लिखी जाए. तो क्या उसके ऊपर कोई प्लान है 71 और 99 वाली, कारगिल वाली पे? अभी तो योद्धा निकली है ना, वो इलस्ट्रेटेड मिलिट्री हिस्ट्री. 71 मेरे को बड़े जूते पड़ रहे हैं डेविड आर से, क्योंकि इसका कॉन्ट्रैक्ट हमने 10 साल पहले से साइन करके बैठे हुए. अच्छा. तो मैं उनको बोल रहा हूँ कि आई प्रॉमिस्ड हिम मार्च तक ख़त्म कर दूंगा इस साल, लेकिन फिर योद्धा हो गया, और फिर ये मैं 3 किताबें कर रहा हूँ अरुणाचल के ऊपर, जो सब हेड्स ऑफ स्टेट्स को जा रही है. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है. तो लार्ज फॉर्मेट में, जो गवर्नर साहब, जो जनरल KT पटनायक, उनकी तरफ से प्राइम मिनिस्टर को हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप वॉल्यूम 1 जो तवांग और वेस्टर्न अरुणाचल है, उसमें आप फॉरवर्ड लिख दीजिए. फॉरवर्ड भी नॉट एज अ फॉरवर्ड जैसे होता है कि क्रैश, इंटीग्रेटेड. सेकंड में गवर्नर साहब का होगा, थर्ड में चीफ मिनिस्टर का करके. वी आर प्लानिंग टू सेंड दीज बुक्स इन 8 और 9 लैंग्वेजेस, सारे मुल्क में सबको जाएगी. और हम एक नक्शा भी बनाएंगे जिसमें हम बाउंड्रीज जो हैं हमारी तरफ से, जो भी है, फिशटेल 1, फिशटेल 2, ये जितने भी डिस्प्यूटेड एरियाज हैं, ये सब वी विल पुट इट आउट. अब चाइना का ऑब्जेक्शन आएंगे, जरूर आएंगे, पक्का आएंगे. हमेशा वो लोग हमको फिंगर करते रहते. मैं ये नहीं कह रहा हम फिंगर कर रहे, लेकिन अब ये मैप मेरा है, किताबें भी मेरे नाम से जाएंगी. सो दिस इज़ अ गुड प्रोजेक्ट, उसमें हम बहुत मेहनत कर रहे हैं. अरुणाचल के बारे में बहुत लोगों को पता चलेगा, नई चीज़. द होल आइडिया इज अवेयरनेस बढ़ाना है इसका, एंड मोर देन दैट, एग्जैक्टली हाउ, कितना इंटीग्रेटेड है. चाइना का क्लेम है, सब बकवास है. ये तो इनका वो बार्गेनिंग चिप पे इन्होंने अरुणाचल को लिया है ना, जब वो इनको अक्साई चीन चाहिए था, जो हमने इसके बारे में 62 में बात की है. तो ये किताब अभी अक्टूबर तक आई थिंक रेडी हो जानी चाहिए अरुणाचल वाली. हाँ जी, इसके लिए अभी हमको थोड़ा एग्जैक्टली जो हेड्स ऑफ स्टेट्स वाला है, उसका जो हमें वो 6 कलर प्रिंटिंग हो रही है मेटालिक कलर्स के साथ. देन उसका एक 4 कलर वर्जन भी फिर हम मार्केट में रिलीज करेंगे इन वेरियस लैंग्वेजेस, एंड सॉफ्ट कवर वर्जन विल गो टू स्कूल्स एंड दिस, बट वो गवर्नमेंट के साथ उसका पैसे, ऑल बॉइल्स डाउन टू मनी एंड हाउ वी आर एबल टू रेज इट, और क्या करते हैं. तो ये किताब निकलने वाली है. 71 का बताओ आप. 71 का मेरे को वही कह रहा हूँ ना, तो डेविड ने मेरे को आग लगा के रखी हुई है, वो मेरी दुम खींचता रहता है कि कब कर रहे हो. सो आई हैव नाउ प्रॉमिस्ड हिम दैट बाय एंड ऑफ दिस ईयर substantial amount of work I will do on the book. I will not finish it, but I will finish it by maybe another 1 or 2 months, by February, March, because मेरे पास सारा information जो मैंने बोलना चाहता हूँ वो सब मुझे 80% है, पर उसको लिखना है. और मेरे से ना किताबें तेज, आई कैन नॉट डू बुक्स इन अ हरी, मेरे को बहुत टाइम लगता है. मेरे में एक दिन में अगर 4 पैराग्राफ्स लिख लिए ना, आई फील कि मैंने बहुत अचीव कर लिया. अब जब पिक्चर बुक्स को भी जब डिज़ाइन कर रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 6 पेजेस हो जाते थे दिन में. आई यूज्ड टू फील की हेलोवती. और 3 वॉल्यूम्स 220 पेजेस की 660 पेजेस, तो यही है. इसको जस्ट डिज़ाइन करने में मेरे को 4.5 महीने लग गए. अब उसका पूरा टेक्स्ट लिखना है, उसमें 4 महीने और लगेंगे. और 71 पे काम शुरू कर दिया. हम बीच में बांग्लादेश भी गए थे 2-3 बारी. मैं और जनरल लुम्बा गए थे जब शेख हसीना आई थी, उसके बाद. तो हमको उनका भी थोड़ा बहुत पर्सपेक्टिव है.
ओके, अब अभी तो पहली यही है शायद दिल्ली में, बात कर लो आप, कुछ रह गया अभी हो तो मिल भी जाएंगी, उस टाइम तो नहीं। उस टाइम हम सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर को मिले थे पहली बारी, फिर हम दूसरी बारी फॉरेन मिनिस्टर, पहली बारी फॉरेन मिनिस्टर को मिले थे, सेकंड टाइम फाइनेंस मिनिस्टर को मिले थे, थर्ड टाइम मुक्ति योद्धा के मिनिस्टर को मिले थे। शेख हसीना से नहीं मिल पाए थे, अब शायद दिल्ली में है, आपने बता दिया है, ढूंढ लेंगे उनको, कोशिश करो। कोशिश करते हैं, मे बी विल गेट अ सेशन विद। और फिर होपफुली मतलब ये 71 की बुक आ जाएगी, और ये और 71 की बुक में हाँ। अब शेख हसीना की बात कर रहे हैं, 18 राजपूत माय फादर कमांडेड बैटल ऑफ अखौड़ा, उनको बैटल ऑनर राजपूत का 311 ब्रिगेड, माय फादर वाज कमांडिंग द पलटन। 2 राजपूत में वीके वगैरह, जनरल वीके साहब थे, वो उधर से बलोनिया से गए, तो उनका भी मेरा काफ़ी, आई वाज आल्सो देयर, मैं 11 साल का था। अच्छा। हाँ, तो जब ये फ्लाइट्स डिस्कनेक्ट हो गई ना, तो मैं फंस गया था उस साइड। तो अब अगरतला में थे, अब वो शेलिंग वेलिंग हो रही है, अब इसको माय डैड वाज कि इसको रखूँ तो मैं कहाँ रखूँ, तो आई वाज मूविंग विद द बटालियन रियर। अच्छा। मैंने तो बहुत देखा है, आई हैव सीन गाँव में बॉडीज रजाकार ने, और क्या बेरहमी से मारा हुआ, सारी औरतों के ब्रेस्ट काटे हुए, सारे आदमियों के पेनिसेस काट के उनके मुंह में डाली हुई, अच्छा। और सबकी हाथ और उंगलियां और ये पाँव काटे हुए, क्योंकि वे सब लोग वो गोल्ड की रिंग्स होती थी उनके, वो खींचने के लिए टाइम नहीं है, वो बड़ी काटो। और मोस्ट ऑफ द किलिंग रजाकार ने किया था। पाकिस्तान आर्मी का जो शेख शेख मुजीबर रहमान है लेटर, उनका स्टेटमेंट के हिसाब से 3 मिलियन कैजुअलिटीज हुई थी इनकी ये ऑपरेशन सर्चलाइट के बाद टिल द एंड ऑफ द वॉर। 3 मिलियन में से एस्टिमेटेड है कि करीबन 500,000 वर किल्ड बाय द पाकिस्तानी आर्मी, और ये अपना 2.5 मिलियन, 2.5 मिलियन जो 25 लाख लोग, ये रजाकार ने मारा है। और रजाकार उनकी वो बॉर्डर सिक्योरिटी, जैसे उनकी अभी रेंजर्स हैं, ये हैं, उस किस्म की फोर्सेस थी, विच वॉज मेड अप ऑफ ऑल दी बिहारी मुस्लिम्स हु हैड गॉन इनटू, एंड दे वो, उनका अलाइनमेंट ज़्यादा ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के साथ था। तो ये आज देखो आप, इतना मतलब अगर आपके, ये तो एक जनरेशन 2 जनरेशन भी नहीं है, और फिर इनकी हिस्ट्री वाइप आउट हो गई थी जब मुजीब को इन्होंने मर्डर आज किया। आप देखो किस तरीके से नहीं, वो तो change हो आज नहीं, हम तो 2017 में गए थे, इन्होंने पूरी हिस्ट्री वाइप आउट कर दी थी जब आफ्टर मुजीबर रहमान का इन्होंने पूरी फैमिली को बुन दिया था। उसके बाद इन्होंने उस तरह लेके पूरा हिस्ट्री बदल दी, इंडिया का नाम ही हटा दिया, ठीक है ना। और जो हुआ, जब हम गए ना, तो जो उनके फॉरेन मिनिस्टर थे पहली वाली ट्रिप पे, उन्होंने हमको एक किताब प्रेजेंट की जो पाकिस्तान ने भेजी थी ऑन 71। उसके कवर में वो फोटोग्राफ थी जहाँ वो रिक्शा पे वो डेड बॉडीज पड़ी हुई है, वो रिक्शा वाले मारे हुए हैं, जो इन्होंने मारे थे पाकिस्तानी ने। पाकिस्तान की ISI ने किताब छापी है, और वो फोटोग्राफ में लिखा हुआ है कि इंडियन आर्मी ने इनको मारा हुआ है, ये वो, और इन्होंने पूरा प्रोपागेंडा किया था। उसकी जो कवरिंग लेटर आई थी इनके फॉरेन मिनिस्टर के पास, उन्होंने दिखाई हमको, उनको देखो इनका इतना एडवांस्ड PR सिस्टम है। इट सेड 1 मिलियन कॉपीज ऑफ दिस बुक हैव बीन डन। 1 मिलियन। हमारी 62 बुक 2000 पहुंच जाए, बड़े गए, बड़ी बेस्ट सेलर। नो, देखिए, द होल, प्लीज अंडरस्टैंड होल स्टेट हाउ दे वर्क। इन्होंने बांग्लादेश की जो पॉपुलेशन है उनको कन्विंस कर दिया कि लड़ाई हुई थी, आप लोग लड़े हो, किसके साथ लड़े थे अगली पीढ़ियों को पता ही नहीं है। अगर आपके ईस्ट में इंडिया है, वेस्ट में इंडिया है, नॉर्थ में इंडिया है, और नीचे इंडियन ओशन है, तो आप अपने आप सोच लीजिए आप किससे लड़े थे। उनका जो वॉर म्यूजियम है उसमें 2 फोटोग्राफ्स थी इंडियन आर्मी की, एक वो सरेंडर वाली, और एक थी वो रेलवे का, एक वो जो होती थी ना ट्रॉलीज, वो 3 डोगरास की थी वो फोटोग्राफ, वो वाली उन्होंने पता नहीं कैसे गलती से लगा दी, वो भी थी। उसके अलावा कुछ नहीं था। वी वर सेंट किए जाके उनको, शेख हसीना वाज बीइंग अ लिटिल, शी हैड कम टू इंडिया, उन्होंने PVC MVC वालों को थोड़ा ऑनर किया था, तो हमको, हमारी तरफ से हमको भेज दिया गया था। तो जब हम दोनों गए, जनरल लूम्बा और मैं गए, तो हमने देखा कि ये सब हो रहा है। फिर हमने इनके लिए पूरा प्लान बनाया, 3 ट्रिप्स लगे। फिर कहते हैं कि सिर्फ इस पर बांग्लादेशी काम करेंगे, इंडियंस नहीं काम करेंगे, तो हम लोग तो आउट हो गए। उसके बाद वो प्रोजेक्ट भी कोलैप्स हो गया, हमारे बिना नहीं हो सकता था। उसमें किताब बननी थी, इसमें ये बनना था, वो बनना था, वो होल थिंग फेल। सो जो उस टाइम जो चीज़ें हुई हैं बांग्लादेश में, अब जनरल VK की किताब में करेज एंड कन्विक्शन में मैंने पहले भी जिक्र किया है, मैं फिर से बोलूँगा, जब ये
वो उस टाइम जनरल वीके सिंह वाज व्हाट, ही वाज अ सेकंड लेफ्टिनेंट, वो इंटेलिजेंस ऑफिसर थे टू राजपूत में, और ये कोमिला से होते हुए इधर की तरफ आके ये चिटागोंग में आ गए। जब ये पहुंचे वहाँ पे तो सीओ ने बुलाया अभी जनरल वीके को, और बोला वहाँ पे एक रेस इम्प्रूवमेंट कैंप है, पता नहीं क्या है, तुम जाके देखो तो सही। तो जब वहाँ गए, वहाँ पे 400 औरतें थी, सब स्ट्रिप्ड, स्ट्रिप मतलब स्ट्रिप्ड, एक 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 तिनके का कपड़ा नहीं, और सब प्रेग्नेंट, कोई 5 महीने, कोई 6 महीने, कोई 7 महीने। एंड इनको किसने प्रेग्नेंट किया, ये जितने भी ये और एसोसिएटेड प्रेस ने एक फिल्म, उसमें फिल्म क्लिप्स है, दीवार पे उन्होंने सारे वो सीन्स बनाए हुए हैं, हाउ दे रेपिंग द वुमेन एंड ऑल दैट। अब ये इस वाली कौम के साथ ये आज फिर से हाथ मिला रहे हैं। ये पाकिस्तान के सोल्जर्स ने रेप किया था बंगाली इम्प्रूवमेंट कैंप्स, बंगाली मुस्लिम वुमन का। यस, एंड यू नो समथिंग व्हाट इज इंटरेस्टिंग, इनके जो बच्चे हुए ना बाद में, इसके लिए तो बांग्लादेश में नाम था, जैसे जो बिहार से आए वो मुजाहिर बोलते हैं, मैं नाम भूल गया हूँ क्या है, दे यूज्ड टू रिफर टू देम एज दीस किड्स आर द ऑफस्प्रिंग ऑफ दीस पीपल। और ये कितने होंगे, 5 लाख? अरे नहीं, हाँ करीबन 2, जो फिगर हमको दिया गया था कह रहे थे करीबन 2 लाख के करीबन। 2 लाख के करीब आज के पॉपुलेशन में? नहीं, उस टाइम पे 2 लाख बच्चे। अगर उन्होंने 30 लाख लोग मारे हैं, तो आप 2 लाख को इम्प्रेग्नेंट करने में ज़्यादा, इन्होंने तो ऐसे रेप किया है, ऐसे रेप किया है, ऐसे रेप किया। इट वॉज रेप वॉज उनका तो ऑफिशियल पॉलिसी था ना, कि फोटोग्राफ्स है, नियाजी मीटिंग द रजाकार, करो जो करना है, फुल अथॉरिटी, ब्रिंग दिस बास्टर्ड्स टू हील, रेप देम, किल देम, शूट देम, डू व्हाट यू वांट, वील होल्ड योर हैंड। आर्मी तो ज़्यादा विलेजेस वगैरह में कौन कहाँ है, ये वो आर्मी को थोड़ा इतना आइडिया नहीं होता ना, वो भी डिप्लॉयड है, पर ये उनके साथ साथ जाते थे। और रजाकार ने तो ऐसा ब्लडी तमाशा बना के रखा हुआ था, और ये किस्म के हाथ वाथ क्यों काटे थे, क्योंकि वो गोल्ड के वो रिंग निकाल के फिर उनके गोल्ड बिस्किट्स बनाए हुए थे, हर एक पाकिस्तानी बंकर में उनके रक्सैक्स में गोल्ड बिस्किट्स मिल रहे थे। एक ऐसी कहानी भी है ना हाँ, वो 311 ब्रिगेड में ब्रिगेड कमांडर हमारा पकड़ा गया वो गोल्ड के साथ, जो उसने, उसी लिए तो पूरी ये कहानी बदल गई, आशुगंज की और अखौड़ा की, जो हमारी पलटन थी उसकी जो पूरी, ही वॉज कोर्ट मार्शल बाय द इंडियन आर्मी, बट क्योंकि ब्रिगेड कमांडर कोर्ट मार्शल हो गया तो फिर कहानी भी बदल गई थोड़ी बहुत। तो जो रिकग्निशन ये जो 2-3 पलटनें थी इनको नहीं मिली, क्योंकि उनके ब्रिगेड कमांडर जो थे सबसे बड़े चोर निकले वो, मतलब जो अब जनरल वीके मुझे बोलते थे, इसे हमारी वॉर इतनी जस्ट थी, और जब 1-2 ब्रिगेड 3 पकड़े गए थे, 3 कोर्ट मार्शल हुए थे मेरे ख्याल से, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं। अब जब ये शबेग सिंह जो था वो he was also उसी में था ना वो? हाँ, पर वो उनको फिर उन्होंने अपील किया, फिर वो मेजर जनरल बन गए, फिर वो गोल्डन टेम्पल में मारे गए, क्योंकि वो फिर बिंदरवाला के साथ थे। तो ये सब चीज़ें बहुत हुई हैं, एंड द प्रॉब्लम इज जब तक ये ऑल दीज नैरेटिव्स आर ब्रॉट आउट, एंड व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज लुक एट द पाकिस्तानी एरिया, वो किताब छाप रहे हैं, वो जो सबसे हॉरिफिक पिक्चर है एसोसिएटेड प्रेस की ऑफ दोस गाय, उसको आप कवर पे डाल दो और उसको इंडिया, और बोलो ये इंडिया ने किया है, हमने थोड़ी ना किया है। तो जब ये पहलगाम का कह सकते हैं कि इंडिया ने फॉल्स फ्लैग कराया है, ये तो बहुत ये तो कितने साल पुरानी बात है, 50 साल पुरानी बात ये है। तो अभी की नई बात नहीं है, ये तो कब से चल रहा है ना। 47-48 में इन्होंने कोई और कहानी बना दी, 65 में कुछ और बना दी। बेशर्मी का तो मतलब हदें हैं, मतलब आप हर पार करते हैं। देखो वो तो करेंगे ना, वो तो करेंगे, हमको इसको काउंटर करना है। अब जब हम लोग बड़े हुए हैं तो यूएन रेजोल्यूशन क्या है, हमारे न्यूज़पेपर बात ही नहीं करते थे। पाकिस्तान हर एक यूएन में भुट्टो अपना जूता उतार के अपने बाल खींच रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, धाड़ भाई 1000 ईयर वॉर, ये वो बकवास कर रहा था, हमारे चुपचाप बैठे हुए। अभी तो थोड़ा बहुत यूएन रेजोल्यूशन वगैरह ये वो, जब हमारी थोड़ी बहुत किताबें वगैरह निकली हैं, अब तब पता चला कि यूएन रेजोल्यूशन तो हमारे सपोर्ट में वो तो पहले 3 क्लॉजेस तो हमारे, वो चौथे वाले में, और किसने प्लेबसाइट किसने रिफ्यूज किया था? लियाकत अली ने रिफ्यूज किया था, और बार बार किया है। हाँ, तो ये मतलब लियाकत अली खान से लेकर बेनजीर भुट्टो तक सबने रेजोल्यूशन पे ये मना किया है। लेकिन आप चुपचाप बैठे रहो, बोलो जी हम तो बिगी बिल्ली, हमने राइट इज नॉट ऑलवेज, क्योंकि बिकॉज आई एम राइट आई विल नॉट से एनीथिंग, वर्ल्ड ओपिनियन इज डिफरेंट। ट्रू, नहीं इसलिए ये जो सब कैपिटल्स में जाके जो ये हमारे जो डेलीगेशन गए हैं, ये बहुत अच्छी चीज हो रही है, और इससे बहुत लोगों के को पता चलेगा चीजों का। आई एम ग्लैड, कुछ तो हम कर रहे हैं, अभी तक तो हम कम ही नहीं करते थे ना। एंड अभी देखिए क्या होता है, अभी
different people are heading different delegations, going, talking, all party, which is very important. It gives a very strong message. पर आप बाहर तो मैसेज दे रहे हो, लेकिन अंदर आपका फिर वही बकवास शुरू हो गया है, टाटा टूटू, हमने ये है वो है. देखिए फोर्ट्रेस इंडिया में ये क्रैक्स आपको मार देंगे. आपको ये देखना है, यू हैव टू सी द लार्जर पिक्चर, यू हैव टू बी इंडियन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट. आप योर पोलिटिकल गेन्स, योर ऑल योर रबिश बिकम्स जीरो इफ यू आर नॉट गोइंग टू. तो अभी घर की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको फिक्स करने का टाइम है अब. बिल्कुल. और ये जो करप्शन हो रही है, ये जो पुलिस काम नहीं करती, जैसे हमारा केस चल रहा है अभी उत्तराखंड में, आपको मालूम है क्या हुआ है, इसमें तो बिल्कुल ये हद होती है. अब वो दूसरा बंदा कर रहा है जो कर रहा है क्योंकि उसके पास बहुत सारा पैसा है और कोई आपसे बात ही नहीं करने को तैयार. आपको कह रहे हो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, वी विल फॉलो द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. व्हाट ब्लडी लॉ? या लॉ है ही नहीं हमारे लिए, क्योंकि उनके वो सभी को ब्राइब कर देते हैं. हाथ तो सबके बाहर है ना. फिर आप बोलो कि आपने आप हाथ बार, फिर आप बोलते नहीं ये तो आप कैसे बोल सकते हो. ये सना दुरानी की चिट्ठी गई है गवर्नर को, ये सब बोलते हुए कि ये हो रहा है हमको पुलिस का. हमारी आज तक कुणाल वर्मा और मेरी पुलिस कंप्लेंट से आज तक पुलिस ने एक्शन नहीं लिया है. 1 महीने तक गवर्नर साहब का कोई जवाब नहीं आया. मैंने उनके एडीसी को फ़ोन किया, मैसेज किया, मेरे पास मैसेज है मेरे फ़ोन पे, कहते वी डू नॉट हैव अ मैकेनिज्म फॉर एनीथिंग लाइक दिस. हमें कंप्लेंट का कोई मैकेनिज्म भी नहीं है, हमने तो सीएम के ऑफिस को बोल दिया. नहीं, ये सना दुरानी मैम के साथ तो हमने किया था, कितने 5-6 महीने पहले किया था वो. उसी पे आप लोगों के ऊपर इन्होंने अब डेफेमेशन, अब हमारे पीछे पड़ गए हैं ये लोग. ये तो करेंगे क्योंकि इनके पास पैसा है. उनको मालूम है ये केस ये डिसमिस हो जाएगा सूनर और लेटर. लेकिन वो आपने जो बोला ना, प्रोसेस इज किलिंग, और प्रोसेस में आपको ट्रैप करने के चक्कर में लगे हुए. नहीं, अगर मतलब वही है ना, आपको यहाँ से देहरादून जाना है, चक्कर कटवाने हैं. अब ठीक है, अब हो गया है, वी हैव टू फाइट ऑन यार. हम क्या करें, चलो लड़ेंगे फिर. और क्या कर सकते हैं. सत्य में विजेता है. आई बिलीव यू कीप टेलिंग द ट्रूथ, से इट 100 times, इवेंचुअली यू विल ट्रैम्प. और कुछ इररिलेवेंट है. और इंडिया का जो सबसे बड़ा, हम तो अपने केस की बात कर रहे हैं, लेकिन इंडिया का सबसे, हमारा मोटो ही यही है यार, सत्य में विजेता. अब कोई बोले या ना बोले या कंट्री भूल गई है, वो बात अलग है, बट द ट्रूथ विल ऑलवेज प्रिवेल. एंड दिस ये फोर्ट्रेस इंडिया सत्य में विजेता है, उस पर अशोका का लगाइए, अपना झंडा लेके खड़े रहो. कौन आपको हिलाएगा उसके बाद हम देखते हैं. चलिए सर, लेट्स होप फॉर द बेस्ट. एंड अगली बार जब हम मिलेंगे तो ये अरुणाचल वाली बुक पे बात करेंगे. एंड थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया. ओह, थैंक यू. ऑलवेज लवली टॉकिंग टू यू, और इतना कुछ सीखने को मिलता है. आपकी कहानियां हैं वो ख़त्म नहीं होती, इसलिए कोशिश करता है कि जितने ज़्यादा पॉडकास्ट हो जाएं आपके साथ, उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा. मैं तो आपको कह रहा था इसको 45 मिनट से ज़्यादा मत रख. वो 45 मिनट्स का आपके साथ कुछ भी नहीं होता है. वो चाय पे चर्चा ही हो जाती है इतनी मिनट की. तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. Thank you for having me, Aryan, and I want to thank all the viewers for being very very supportive in the kind of viewership जो हुआ है पिछले वाले पॉडकास्ट वगैरह में. हमको भी इंकरेज करता है कि लोग हैं वहाँ पे जो देखना चाहते हैं. बिल्कुल सर. एंड उनके कमेंट्स भी बहुत इंकरेजिंग होते हैं, कई डिस्करेजिंग भी होते हैं. वो पार्ट एंड पार्सल है सर कंटेंट क्रिएशन का. यस, सो वी हैव टू टेक इट. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सर. थैंक यू.